का पहला क्वेश्चन है कि कशेरुकी समूह के उन जंतु की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित हो, यानी किसके पाचन तंत्र में क्रॉप और गिजर्ड होता है। यह होता है पक्षी के पाचन तंत्र में ऐसा होता है। यहाँ पे एबीज होगा, एबीज को ही पक्षी बोला जाता है। तो क्रॉप यानी कि अन्नपूट एवं गिजर्ड यानी कि पेशनी पक्षियों के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। क्रॉप का क्या काम है? क्रॉप भोजन कणों को एकत्रित करने तथा मुलायम करने में सहायता करता है। और जबकि गिजर्ड क्या करता है? तो गिजर्ड जो है भोजन के कणों को तोड़ने व पीसने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? इसमें से कौन सा जंतु है जो समतापी नहीं है? तो कीलोन जो है यह समतापी नहीं है। कीलोन जो है समतापी नहीं है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि कीलोन क्या है? समतापी नहीं है। यह हरा समुद्री कछुआ, यह क्या हरा समुद्री कछुआ है जो सरीसृप वर्ग से संबंधित है। इसका आंतरिक शरीर तापमान इसके वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, तो इसीलिए इसको समतापी नहीं कह सकते हैं। इसका आंतरिक ताप जो है, शरीर का ताप बदलते रहता है। इसके विपरीत अगर बात करें जैसे ऊँट का और चमगादड़ का या मैक्रोपस स्तनी वर्ग से तथा सिटेकुला यानी एबीज वर्ग से संबंधित है। यह वातावरण के विपरीत शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात यह सब समतापी है। कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे कीलोन जो है समतापी नहीं है, बाकी केमेलस यानी ऊँट और मैक्रोपस सिटेकुला ये सब के सब क्या है? समतापी है। ये अपने टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार चेंज करते हैं, बनाए रखते हैं। जबकि कीलोन जो है ये अपने वातावरण के अनुसार क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इसीलिए जो चेंज करते हैं उसे क्या कहेंगे? समतापी नहीं है, वो असमतापी हो जाएगा। तो यहाँ पे कीलोन असमतापी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतु में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं? कौन सा जंतु है जो कायांतरण? तो केचुआ जो है कायांतरण नहीं करते हैं। केचुआ कायांतरण नहीं करते। तो इसके बारे में बोलेंगे, देखिए केचुए के अतिरिक्त दिए हुए सभी जंतु के क्या है? सभी कायांतरण करते हैं। केचुए जो है प्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करता है। केचुआ जो है प्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करता है, जिसमें कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। केचुआ में किसी तरह का लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। कायांतरण प्रायः अप्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करने वाले जंतु में पाया जाता है, जिसमें लार्वावस्था पाई जाती है। मॉथ में लार्वा के रूप में कैटरपिलर पाया जाता है। ट्यूनिकेट में टेडपोल तथा स्टारफिश में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जलीय स्तनपायी का उचित समूह है? कौन जो जलीय है और स्तनपायी है? तो इसमें से व्हेल, डॉल्फिन, सील ये तीनों के तीनों क्या है? जलीय स्तनपायी है, यानी जलीय है और सबके सब स्तनधारी है। तो व्हेल, डॉल्फिन, सील यही तीनों जो है जलीय स्तनपायी है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि व्हेल, डॉल्फिन एवं सील जो है जलीय स्तनपायी है। व्हेल जो है गहरे महासागर में पाए जाने वाली जीव है। सील की बात करें, सील जो है ग्लेशियर बर्फीले तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला मांसाहारी जीव है। और डॉल्फिन जो होता है वो स्वच्छ जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं? तो इसमें होता क्या है कि कुलोम छिद्र युक्त ग्रसनी होता है। हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण साझेदारी होती है? इसमें इसका जो कुलोम छिद्र होता है, कुलोम छिद्र युक्त ग्रसनी होता है हेमिकॉर्डेटा। तो इसके बारे में बोला गया कि हेमिकॉर्डेटा जो है कॉर्डेटा के साथ कुलोम छिद्र युक्त ग्रसनी से समानता दर्शाता है। ये ग्रसनी में उपस्थित संकरी दरारें हैं जो जलीय जीवों में गैसों के विनिमय हेतु प्रयुक्त होता है। ये कुलोम दरारें कॉर्डेट्स में पार्श्व में, जबकि हेमिकॉर्डेट्स में यह पृष्ठीय भाग में स्थित होता है। ये कुलोम दरारें जो है कॉर्डेट्स में जो कॉर्डेट्स होता है उसके पार्श्व में पाया जाता है, जबकि वही अगर हेमिकॉर्डेट्स होता है उसके पृष्ठीय भाग में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाब कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है। तो कौन सी कोशिका द्वारा स्तरित होती है? तो कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स मतलब कॉलर कोशिका द्वारा स्तरित होती है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि पोरीफेरा में स्पंज गुहा यानी आंतरिक कोइनोडर्म जो है स्तर में कसाभिकीय कोशिकाएं कोइनोसाइट्स पाई जाती है। ये कसाभिकाएं देह गुहा में जल प्रवाह का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घरेलू मक्खी का वर्गीकरण
ऐसा होता है कि संघ, इसका संघ क्या होगा, घरेलू मक्खी का संघ जो होता है अर्थोपोडा होता है। संघ इसका क्या होता है, अर्थोपोडा, यानी डी का क्या मिलेगा 2। इसका वर्ग जो होता है इंसेक्टा होता है, मक्खी का वर्ग क्या होता है इंसेक्टा, यानी सी का क्या मिलेगा 4। गण इसका क्या होता है, मक्खी का गण डिप्टेरा, तो इसका बी का होगा 1। और जो कुल होता है वो होता है मसीडी, यानी 1 का 3। इस अनुसार जो ऑप्शन होगा वो होगा। अगला है सत्य कथन सुनिए, इसमें से सत्य कथन कौन है। तो पहला देखते हैं कि सभी मछली में क्लोम प्रच्छद से ढके हुए होते हैं। तो यह कथन गलत है, सभी मछली जो है क्लोम प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। दूसरा है बी, सभी स्तनधारी सजीव प्रजक है, यानी जितने भी स्तनधारी है वे सब के सब सजीव प्रजक है। तो नहीं, इसमें से कुछ कुछ स्तनधारी अंड प्रजक भी है, तो बी भी गलत है। सी में है कि सभी साइक्लोस्टोमों में जबड़े तथा युग्मित पंख नहीं होते हैं। तो यह कथन सही है कि साइक्लोस्टोम जो होता है उसमें जबड़ा नहीं होता है और ना ही युग्मित पंख होता है, तो सी सही है। डी में है कि सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। यह कथन गलत है, इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे मगरमच्छ सरीसृप होते हुए भी इसमें 4 कक्ष हृदय होता है, तो इसीलिए डी भी गलत है। इसके बारे में हम क्या सीखें कि साइक्लोस्टोमा वर्ग के सभी जीवों में जबड़े एवं युग्मित पंख नहीं होते हैं। यह उपसंघ कशेरुकी के क्रेनिएटा समूह के प्रभाग एग्नेथा का एक वर्ग है। इसके उदाहरण है पेट्रोमाइजोन। साइक्लोस्टोम का अगर उदाहरण पूछे तो इसका बोलेंगे पेट्रोमाइजोन और हैगफिश। पेट्रोमाइजोन और हैगफिश साइक्लोस्टोम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतु के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है, इसमें से कौन सा वर्ग है, तो उपस्थित कंकाल। उपस्थित कंकाल जो है ये निश्चित रूप से कॉन्ड्रिक्थिज में निश्चित पाए जाते हैं। उपस्थित कंकाल जो है निश्चित रूप से पाए जाते हैं, और सब में कुछ कुछ अपवाद भी है, जैसे सजीव प्रजक मेमेलिया, तो ऐसा नहीं है, कुछ सजीव प्रजक है जो मेमेलिया नहीं है, तो इसीलिए कुछ कुछ में अपवाद। लेकिन डी जो है उपास्थल अंतः कंकाल जो होता है वो कॉन्ड्रिक्थिज का एकदम विशिष्ट गुण है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि देखिए कॉन्ड्रिक्थिज मछली में उपस्थित अंतः कंकाल पाया जाता है। कॉन्ड्रिक्थिज मछली में उपस्थित अंतः कंकाल पाया जाता है। और भी जैसे विकल्प है, जैसे कि मान ली उपवर्ग प्रोटोथीरिया अंडयूज होते हैं। प्रोटोथीरिया वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडयूज होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्तनधारी, बाकी जितना भी स्तनधारी है वो जरायुज या फिर सजीव प्रजक होते हैं, इसमें कुछ अपवाद है। अगला है प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स क्या है, प्रोटोकॉर्डेट्स व साइक्लोस्टोम्स के अतिरिक्त सभी कॉर्डेट्स में ऊपरी व निचले जबड़े वाला मुख पाया जाता है। खाली प्रोटोकॉर्डेट्स और साइक्लोस्टोम को छोड़कर जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब में ऊपरी और निचले जबड़े वाला मुख पाया जाता है। और मगरमच्छ के अतिरिक्त सभी सरीसृप में अपूर्णतः विभक्त नीलयुक्त 3 कक्ष वाला हृदय होता है। एक खाली मगरमच्छ ही है जिसमें 4 कक्ष वाला हृदय है, बाकी जितने भी सरीसृप है सब में 3 कक्ष वाला हृदय होता है। अगला है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारी दोनों में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारी दोनों में नहीं पाया जाता है। तो सजीव प्रजकता। सजीव प्रजकता जो है ये पक्षी और स्तनधारी दोनों में नहीं पाया जाता है। देखिए कैसे, सजीव प्रजकता पक्षी में, सजीव प्रजकता पक्षी और स्तनधारी में समान लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। प्रायः स्तनधारी जो है सजीव प्रजकता विकसित शिशु का माँ के गर्भ से निकलना होता है, स्तनधारी में प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो पक्षी जो होता है वो अंडजता यानी कि शिशु के अंडे से निकलने का प्रदर्शन करता है, तो इसीलिए दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षण में से कौन सा लक्षण संघ अर्थोपोडा में नहीं पाया जाता है। ये कौन सा लक्षण है जो अर्थोपोडा में नहीं पाया जाता है, पार्श्वपाद, यानी कि अर्थोपोडा में पार्श्वपाद नहीं होता है। तो अर्थोपोडा में क्या क्या होता है, तो अर्थोपोडा में खंडी भवन होता है, उसमें संधित उपाद होता है और काइटिनी बाह्य कंकाल होता है अर्थोपोडा में। तो ये अर्थोपोडा के बारे में क्या सीखे हैं कि संघ अर्थोपोडा के जंतुओं में पार्श्वपाद नहीं होते हैं। ये जलीय एनेलिड्स जैसे कि नेरिस में पाए जाते हैं। पार्श्वपाद किस में पाए जाते हैं, तो ये जलीय एनेलिड्स नेरिस में पाया जाता है, जो तैरने में उसको हेल्प करता है पार्श्वपाद। अन्य लक्षण जैसे कि बिखंडी खंडी भवन, ये अर्थोपोडा का गुण है। संधित उपांग, जुड़ा हुआ टांग,
ये इसका आर्थ्रोपोडा का गुण है। काइटिनी बाह्य कंकाल, ये आर्थ्रोपोडा का गुण है। अगला क्वेश्चन है कि जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे अलवणीय जल में देती है और जिसका एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र में आ जाता है, तो यह किस में होता है? ये पेट्रोमाइजोन में होता है। किस में होता है? पेट्रोमाइजोन। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लोग लेम्प्रे भी बोलते हैं, अपने अंडे अलवणीय जल में देती है, जिसके एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद क्या होता है? वापस समुद्र में चले जाते हैं। शेष मछली समुद्र के खारे जल में है, और जो भी उदाहरण है मछली का, ये सब समुद्र जल में ही अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? तो आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल जो है एन-एसिटिल ग्लूकोसेमीन से बनता है। आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किससे बनता है? एन-एसिटिल ग्लूकोसेमीन से बनता है। इसमें बोलेंगे कि आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल जो है वह एन-एसिटिल ग्लूकोसेमीन के बहुलीकरण द्वारा ही बनता है, जो कि ग्लूकोज का एक व्युत्पन्न है। यह कवक की कोशिका भित्ति, कीटों के बाह्य कंकाल, मोलस्का के रेडुला, सिफ्लेपोड्स जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस के आंतरिक कवच का भी विशेष घटक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंतु में से किस एक में दो अलग अलग परिसंचारी पथ होता है? यानी किसमें? तो व्हेल में दो अलग अलग परिसंचारी पथ होता है। व्हेल में क्या होता है? दो अलग अलग परिसंचारी पथ होता है। तो इसके बारे में बोलेंगे दो या दोहरा परिसंचरण पथ स्तनधारी, जैसे कि व्हेल में देखने को मिलता है, मनुष्य में देखने को मिलता है, आदि में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र किस किस में देखने को मिलता है? व्हेल और मनुष्य में देखने को मिलता है। इसमें एक परिसंचारी पथ रुधिर को हृदय से फेफड़े में, और दूसरा जो होता है वो रुधिर को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता है? व्हेल और मनुष्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कोशिकाओं का जाल होना, खाद्य पदार्थों का निस्यंदन करने वाली कशाभिकाय कोशिकाओं से आस्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन का होना, ये सब किस संघ की विशिष्टता है? ये सब के सब पोरीफेरा का विशेषता है। ये किसका है? पोरीफेरा में ये सब लक्षण होता है। तो पोरीफेरा के बारे में हम लोग बोलेंगे कि पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यही एक ग्रुप है जिसमें से कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। तो कोशिकीय स्तर का संगठन किस में होता है? सिर्फ पोरीफेरा में, अर्थात उत्तकों का अभाव होता है। इसमें उत्तक नहीं होता है। शरीर द्विस्तरीय, उसका शरीर जो होता है द्विस्तरीय एवं आंतरिक स्तर में कशाभियुक्त कीप कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं आंतरिक गुहा को आस्तरित करती है, वह भोजन का निस्यंदन करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रधानतः कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के विविध रूपेण के लिए उत्तरदायी है? तो उसका बाह्य कंकाल, उसके बाह्य कंकाल के कारण ही कीट का विविध रूप है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि कीटों में जो विविध रूपेण के लिए प्रधानता, उनका बाह्य कंकाल ही उत्तरदायी है। कीटों का बाह्य कंकाल प्राथमिक रूप से प्रोटीन यानी कि सीरोटिन और काइटिन का बना होता है। कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है मेन रूप से क्या चीज़ से बना होता है? प्रोटीन की बात करें तो सीरोटिन से बना होता है और काइटिन का बना होता है, जो आपस में जुड़कर मजबूत एवं लोचदार कंकाल बनाते हैं। बाह्य कंकाल जो होते हैं वो अनुपात कीट की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। कठोर और मजबूत बाह्य कंकाल कीटों के आकार, प्रकार, रंग व अनुकूल के अनुसार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी अपवाद के निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन का निरूपण करता है? यानी किसमें क्या अपवाद नहीं है? तो अधरीय मुख, कुलोमों पर प्रच्छद नहीं, त्वचा पर प्लेक्वाइड, सल्क और अस्थायी नोटोकॉड, ये कॉन्ड्रिक्थिज का गुण है। इसमें किसी तरह का कोई अपवाद नहीं है। बाकी सब में कुछ, मेमेलिया में कुछ ना कुछ अपवाद है, साइक्लोस्टोमेटा में भी कुछ अपवाद है और एबीज में भी कुछ अपवाद है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ड्रिक्थिज उपस्थित मछली का एक वर्ग है। इसमें उपस्थित मछलियों में अधरीय मुख, त्वचा पर प्लेक्वाइड सल्क व अस्थायी नोटोकॉड वर्टिब्रेटा समूह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन मछलियों के गिल्स या क्लोम दरारें प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। उसके बाद अयुग्मित उपांग की उपस्थिति साइक्लोस्टोमेटा की मुख्य विशेषता है। अयुग्मित उपांग की उपस्थिति किसकी विशेषता है? साइक्लोस्टोमेटा की मुख्य विशेषता है।
एबीज की बात करें तो एबीज की त्वचा शुष्क व ग्रंथिहीन होती है। एबीज की त्वचा क्या होती है? शुष्क व ग्रंथि विहीन होती है। सभी स्तनधारी मेमेलिया में पिन्ना यानी कर्णपल्लव नहीं पाया जाता है। कुछ में कर्णपल्लव पाया जाता है, कुछ में नहीं। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ अपवाद है, लेकिन बी में किसी तरह का अपवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? इसमें से कौन सा जंतु है जो सजीव प्रजक नहीं है? तो प्लेटिपस जो है सजीव प्रजक नहीं है, क्योंकि ये अंडे को जन्म देता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि प्लेटिपस अंडे देने वाला एक स्तनधारी है, प्रोटोथीरिया है। इसके विपरीत चमगादड़, हाथी, व्हेल ये सब क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। तो इसीलिए ये सब सजीव प्रजक होगा, लेकिन प्लेटिपस जो है सजीव प्रजक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? तो ये क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन है, मानव के निम्नलिखित अंतःपरजीवियों में से कौन सा सजीव प्रजकता प्रदर्शित नहीं करता है? यानी कि कौन है जो सजीवता? तो ये ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस जो है ये सजीव प्रजकता प्रदर्शित नहीं करता है। ये अंतःपरजीवी है और ये सजीव प्रजकता प्रदर्शित नहीं करता। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस जो है ये सजीव प्रजकता प्रदर्शित नहीं करता। तो इसके बारे में बोलेंगे कि ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस जो है ये एक परजीवी नेमेटोड है जो छोटी आंत में जोड़ा बनाता है, जो छोटी आंत में जोड़ा बनाता है। इसमें बाद नर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होती है? नर की और मादा लार्वा उत्पन्न करती है, जो रुधिर संचरण में प्रवेश करके मांसपेशी तक पहुंच जाती है। लार्वा का उत्पन्न होना ही सजीव प्रजकता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, कौन है जो विद्युत? टॉर्पीडो जो है ये विद्युत धारा उत्पन्न, ऐसा मछली है जो कि यह विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि टॉर्पीडो जो है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। टॉर्पीडो में विद्युत अंग दो अंडाकार या गुर्दे के आकार की संरचनाओं के रूप में नेत्रों के पश्च भाग में स्थित होती है। जब कोई जीव इनके संपर्क में आता है तो विद्युत चक्र पूर्ण हो जाने के कारण उसे जोर का झटका लगता है। सामान्यतः प्रत्येक टॉर्पीडो मछली 50 से 60 वोल्ट तक विद्युत मुक्त करती है। कितना? 50 से 60 वोल्ट तक करंट उत्पन्न करता है, जो मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण, यानी किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो समुद्री फेन जो होता है गोर्गोनिया, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी और समय साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसीज, नीलहरी शैवाल ये सब में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन समुद्री फेन जिसको हम लोग गोर्गोनिया बोलते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसके बारे में बोलेंगे हम लोग कि समुद्री फेन जिसको गोर्गोनिया बोलते हैं में कोशिका भित्ति का पूरे के पूरे अभाव होता है, यानी नहीं होता है। यह जंतु जगत के संग सिलेंट्रेट के से संबंधित है। समुद्री फेन यानी गोर्गोनिया किससे संबंधित है? सिलेंट्रेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बताए गए टैक्सोन में उनका चुनाव कीजिए जिनमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां हैं। तो निडेरिया जो है समुद्री है और स्वच्छ जलीय, यानी कि दोनों कैटेगरी में, समुद्र में भी रहता है और स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा के जंतु ये जो है स्वच्छ जल एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। निडेरिया बोलिए या सिलेंट्रेटा, दोनों एक ही नाम हुआ। ये दोनों के दोनों यानी कि ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री यानी दोनों जल में पाए जाते हैं। हाइड्रा जो है ये सिर्फ स्वच्छ जलीय में पाया जाएगा। हाइड्रा क्या होगा? सिर्फ साफ पानी में ही पाया जाता है। जबकि फाइसेलिया जो है ये एक समुद्री जलीय सिलेंट्रेट है। फाइसेलिया क्या है? ये एक समुद्री जलीय सिलेंट्रेट्स है। और इकाइनोडर्मेटा, सेफलोकॉर्डेटा तथा टिनोफेरा के सदस्य ज़्यादातर ये सब क्या होता है? समुद्री जलीय ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए जंतु को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला देखते हैं। पहला है पेट्रोमाइजोन, जो कि एक बाह्य परजीवी के तरह होता है और यह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग से बिलोंग करता है। तो यह तीनों सही है, इसीलिए यहाँ पे सही मिलान क्या है? ए ही सही है। तो और सब के बारे में क्या सीखना है? जैसे कि मान लो पेट्रोमाइजोन के बारे में क्या है? पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मछली का एक बाह्य परजीवी है जो कि किससे बिलोंग करता है? जो कि साइक्लोस्टोमेटा वर्ग से संबंधित है। इनके शरीर के अग्र सिरे पर गोल कीपनुमा क्या होता है? चूसक मुख होता है, जिसके अंदर हॉर्नी दांत उपस्थित होते हैं। इनकी सहायता से ही ये क्या करता है? मछली की देह भित्ति से चिपककर पोषण प्राप्त करती है और उनके साथ तैरते रहती है। दूसरा है इक्थियोपिस। इक्थियोपिस क्या है? इक्थियोपिस एक पादप विहीन उभयचर है। इक्थियोपिस क्या है? यह एक पादप विहीन उभयचर है।
लिमुलस जो कि राजा केकरा के नाम से जाना जाता है, यह एक जीवित जीवाश्म होता है जो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और एडेमेसिया की बात करें तो एडेमेसिया का शरीर पॉलिप होता है। एडेमेसिया का शरीर क्या होता है? पॉलिप होता है, और यह जबकि स्लेंट्रेटा से बिलोंग करता है। एडेमेसिया किससे बिलोंग करता है? स्लेंट्रेटा से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित जंतु में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? इसमें से किस का वर्गीकरण सही है? तो यहाँ पे सी सही है, जो कि घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, ये तीनों की तीनों कीट से बिलोंग करता है, तो यह सही है। सी इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें अगला है, निम्नलिखित जंतु समूह में से कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? ये भी बोला गया कि इसमें कौन है जो एक ही संघ के अंतर्गत आता है? तो झींगा, बिच्छू और लोकस्टा, ये सब के सब एक ही संघ आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करता है। झींगा, बिच्छू, लोकस्टा, ये सब के सब एक ही वर्ग किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो यहाँ भी सी होगा। तो अब इसमें मलेरिया परजीवी के बारे में बताएं। मलेरिया परजीवी क्या है? यह एक प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स एवं अमीबा क्या है? अमीबा संघ प्रोटोजोआ से संबंधित है। मच्छर संघ आर्थ्रोपोडा, केचुआ संघ एनेलिडा से संबंधित है, और पिनवर्म और हुकवर्म जो है ये स्केहेलमिंथेस से संबंधित है। स्पंज किससे संबंधित है? तो स्पंज पॉरीफेरा से संबंधित है। समुद्री एनिमोन किससे संबंधित है? तो ये संघ स्लेंट्रेटा से संबंधित है। और स्टारफिश किससे संबंधित है? तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? इसमें से आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आता है? रजतमीन और सिल्वर फिश जो होता है ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। रजतमीन या फिर सिल्वर फिश बोले तो ये किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि सिल्वर फिश संघ आर्थ्रोपोडा के गण जैगेंटोमा का छोटा पंख रहित कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम लेपिस्मा सेकेरिना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उनके आगे दिए गए पहलू के विषय में एक दूसरे के समान है? इसमें समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली जो है ये शीतरुधिय प्राणी है। ये शीतरुधिय यानी कि असमतापी प्राणी है, तो ये एक दूसरे के समान है। सीता यानी कि समुद्री घोड़ा और उड़न मछली ये दोनों के दोनों क्या है? शीतरुधिय है, और ये सब के सब असमतापीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राणियों की वह कौन सी एक श्रेणी है जिसका बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया है? इसमें पहला है कि सभी सरीसृप में सल्क होते हैं, और 3 कक्षीय हृदय होता है तथा वे शीतरुधिय और समतापीय होते हैं। तो यह कथन कुछ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ सरीसृप का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय नहीं होकर 4 कक्षीय होता है, जैसे मगरमच्छ का। उसी तरह बी में है कि सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों और एक एक प्रच्छद होता है। तो यह कथन पूरे सही है कि सभी अस्थिल मछली में 4 जोड़ी क्लोम होता है तथा दोनों और एक एक प्रच्छद होता है। सी में है कि सभी स्पंज समुद्री होते हैं, जितने भी स्पंज हैं सबके सब समुद्री होते हैं तथा उनमें श्वास लेने के लिए एक मध्यपट यानी डायफ्राम होता है। तो यह कथन कुछ पे लागू नहीं होता है। और सी में भी कुछ कथन लागू यानी कि नहीं होगा उस पर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में 6 प्राणियों को उनके अपने अपने प्रकार के निकाले जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट ए बी सी के अनुसार सही से श्रेणी में रखा गया है? तो अमोनिया उत्सर्जी कौन है? तो अमोनिया उत्सर्जी जो है जलीय एम्फीबिया। अमोनिया उत्सर्जी कौन है? जलीय एम्फीबिया। और यूरिया उत्सर्जी, यूरिया का उत्सर्जन करने वाला मेढक, और मानव जो क्या है? यूरिया का उत्सर्जन करने वाला है। और यूरिक अम्ल उत्सर्जी कौन है? कबूतर, छिपकली और कॉकरोच, ये तीनों के तीनों क्या है? यूरिक अम्ल उत्सर्जित। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। तब इसके बारे में याद क्या क्या रखना है कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ के आधार पर जंतु को 4 कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। एक होता है अमोनियोटैलिक, यानी कि एक होता है अमोनिया उत्सर्जन करने वाला। तो अमोनिया उत्सर्जन करने वाला कौन कौन है? जलीय जंतु, अस्थिल मछली, जलीय उभयचर मेढक एवं टोड का लार्वा और मगरमच्छ, ये सब क्या है? अमोनिया उत्सर्जी है। वही अमीनोटैलिक अमीनो अम्ल का जो उत्सर्जन करता है, जिसको अमीनोटैलिक कहते हैं, वो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है।
जैसे कि मोलस्का संघ एवं इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु ये सब क्या करता है, अमीनोटैलिक है, यानी अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है। वही अगर यूरियोटैलिक पूछे जो कि यूरिया का उत्सर्जन करता है, उदाहरण इसका है मेढक, वयस्क मेढक जो होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। जो लार्वा वाला मेढक, टोड मेढक होता है, लार्वा मेढक, वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। और स्तनधारी और मानव, यानी कि मानव भी यूरिया का ही उत्सर्जन करता है। और जो यूरियोटैलिक होता है, कहने का मतलब यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाला, तो वो कीट में कॉकरोच आ जाता है। और सरीसृप जो छिपकली है वो भी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करता है। और पक्षी यानी कबूतर भी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानवों तथा वयस्क मेढकों दोनों में समान पाया जाता है। तो दोनों में, यानी कि मानव और वयस्क मेढक दोनों में समान। तो दोनों में क्या 4 कक्षीय हृदय है? तो नहीं, मेढक में 3 कक्षीय हृदय ही होता है, जबकि मानव में 4 कक्षीय। ये तो समान नहीं है। दूसरा है आंतरिक निषेचन। क्या दोनों में आंतरिक निषेचन होता है? तो नहीं, मानव में आंतरिक निषेचन होता है लेकिन मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो यह भी नहीं होगा। अगला है केंद्रकित लाल रुधिर कोशिकाएं। इसमें भी नहीं है, जबकि मेढक की जो रुधिर होता है उसके आरबीसी में केंद्रक होता है, जबकि मानव या फिर ज़्यादातर जानवर के रुधिर में आरबीसी नहीं होता है, अनुपस्थित, उसके आरबीसी के में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब डी में है यूरिया उत्सर्जी विधि द्वारा उत्सर्जन। हाँ, तो इसके पहले भी क्वेश्चन में पढ़े थे कि मेढक और मानव जो है दोनों के दोनों क्या है, यूरिया उत्सर्जन है करते हैं। तो इससे हम क्या सीखें कि मानव तथा वयस्क मेढक में उपस्थित समान लक्षण यह है कि दोनों के दोनों नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, यूरिया के रूप में करते हैं। इसके विपरीत मेढक का लार्वा अमोनिया उत्सर्जन। वही अगर मेढक का लार्वा के बारे में पूछे तो उसमें बोलेंगे कि यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और जो वयस्क मेढक होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें वंश के नाम 2 लक्षणों तथा संघ के नाम का सही प्रकार से मिलान नहीं किया गया है। तो इसमें से गलत खोजना है। पहला यह है, जैसे कि पायला में क्या खंडयुक्त शरीर होता है और ये मोलस्का संघ से बिलोंग करता है, तो यह कथन गलत है कि पायला का शरीर खंडयुक्त नहीं होता है। और पायला संघ मोलस्का से बिलोंग करता है, तो कथन यही गलत है। बाकी बी है एस्टेरियस, जो कि सूलीय त्वचा होता है, इसमें जल संवहन तंत्र होता है, और यह किससे बिलोंग करता है, यह इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, तो यह बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है साइकन, जो कि छिद्रयुक्त होता है, इसमें नाल तंत्र पाया जाता है, और यह जो है पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, ये भी सी पूरे सही है। और डी में है पेरिप्लेनेटा, यानी कि कॉकरोच का नाम है, जो संधियुक्त उपांग है, सही बात है। काइटिनस बाह्य कंकाल होता है, यह भी सही है। और यह जो है अर्थोपोडा से बिलोंग करता है, यह भी सही है। तो इससे हम क्या सीखें कि पायला जो कि संघ मोलस्का का जीव है, इनका कोमल शरीर खंड रहित, यानी कि खंड नहीं होता है, एवं कैल्केरियस खोल द्वारा सुरक्षित होता है। शरीर शीर्ष पेशीयपाद एवं अंतरांगीय उभार में विभेदित होता है। अगला क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है, जबकि अन्य 3 कथन सत्य है। यानी नोटोकॉर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से हमको गलत खोजना है, बाकी 3 सही है। तो देखते हैं। पहला में है कि एसिडियंस में यह केवल लार्वीय पूंछ में उपस्थित होता है, तो यह बात सही है कि एसिडियंस में जो यह सिर्फ किस अवस्था में उपस्थित होता है, लार्वा में पूछी अवस्था में उपस्थित होता है। वयस्क मेढक में यह कशेरुक दंड द्वारा पुनर्स्थापित हो जाता है, जबकि यह वयस्क मेढक में क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, कशेरुक दंड में चेंज हो जाता है, यह भी सही है। अगला है, मनुष्य में यह प्रारंभिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत अनुपस्थित रहता है, तो यह कथन गलत है, जबकि मनुष्य में रहता है। और डी है कि एम्फीऑक्सस में यह जीवन पर्यंत उपस्थित रहता है, तो यह सही है कि एम्फीऑक्सस में यह जीवन पर्यंत उपस्थित रहता है। तो इसमें हम लोग नोटोकॉर्ड के बारे में क्या सीखें कि वर्टिब्रेटा समूह के सदस्य जो होते हैं, मनुष्य में नोटोकॉर्ड प्रारंभिक अवस्था से जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है। वर्टिब्रेटा समूह के सदस्य मनुष्य की बात करें तो उसमें नोटोकॉर्ड जो है ना, प्रारंभिक अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है।
मेरुदंड एक लचीली छरनुमा संरचना है। मेरुदंड क्या है? एक लचीली छरनुमा संरचना होती है जो सभी पृष्ठवंशियों जो कॉर्डेट्स है के भ्रूण में उपस्थित होता है। यह मीजोडर्म से व्युत्पन्न कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? यह मीजोडर्म से व्युत्पन्न कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। यह भ्रूण के आदि अक्ष यानी प्रिमिटिव एक्सिस को प्रदर्शित करती है। कुछ पृष्ठवंशियों में जैसे उभयचरों में यह शरीर के मुख्य अक्षीय सहारे यानी मेन एक्सियल सपोर्ट के रूप में जीवन भर बनी रहती है, जबकि अगर मनुष्य सहित अधिकांश कशेरुकी में यह कशेरुक दंड में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती? सबसे ज़्यादा जाति किसकी है? कीट की है। तो कीट के बारे में क्या बोलेंगे कि अब तक ज्ञात जंतु जातियों में से लगभग 70% से अधिक क्या है? कीट है। अतः जंतुओं में कीट सर्वाधिक जातियों वाले वर्ग की समूह का निर्माण करती है। अगला है निम्नलिखित के लिंग की पहचान के लिए आप क्या देखेंगे? तो लिंग क्या? नर मेढक पक्षपाद की प्रथम अंगुलिका पर मैथुन गद्दी होती है, या मादा कॉकरोच में गुदालुम होता है, या नर सार्क में श्रोणी पंखों पर अलिंगिक होता है। तो नर सार्क श्रोणी पंखों पर क्या होता है? अलिंगक होता है। तो यह सही है। बाकी डी में कह रहा है कि मादा स्केरिस तीक्ष्ण मोर वाला पश्च सिरा होता है, तो यह भी गलत है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अलिंगक कुछ जंतु समूह में पाए जाने वाली नर शारीरिक संरचना है। अलिंगक जो है कुछ जंतु में पाई जाने वाली नर शारीरिक संरचना है जो संभोग यानी मेटिंग के दौरान प्रयोग होती है। नर उपास्थल मछली में देखा गया है, जैसे शार्क में श्रोणी पंख के पिछले भाग द्वारा निर्मित अलिंगिक उपस्थित होते हैं, जो संभोग के दौरान मादा के अवस्कर में वीर्य को मार्ग प्रदान करने हेतु एक सहायक अंग यानी कि इंटरमिटेंट ऑर्गन की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए यहाँ का क्या सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें वंश का नाम उसके दो लक्षणों तथा उसका संग सुमेलित है? तो सेलोमेंड्रा जो है, सेलामेंड्रा, इसमें लक्षण कह रहा है टिम्पेनम कर्ण को प्रदर्शित करता है और बाह्य निषेचन इसमें होता है। तो ये दोनों सही है। और यह सेलामेंड्रा जो है यह उभयचर से बिलोंग करता है, तो यह पूरा सही है। इसमें और सब में कथन में कुछ ना कुछ गलती है। अगला है इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि सेलामेंड्रा के बारे में क्या? सेलामेंडर उभयचर वर्ग का एक सदस्य है। सेलामेंडर क्या है? उभयचर वर्ग का एक सदस्य है। इनमें कर्ण टिम्पैनम द्वारा कर्ण क्या चीज के द्वारा प्रदर्शित होता है? टिम्पैनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। तथा निषेचन बाह्य प्रकार का। इसमें निषेचन किस प्रकार का होता है? बाह्य प्रकार का होता है। टेरोपस यानी कि चमगादड़ जो होता है वो जरायुज होते हैं। जरायुज मतलब ये बच्चे को जन्म देता है। ऑरेलिया संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य। ऑरेलिया किसका सदस्य है? सिलेंट्रेटा का। ऑरेलिया संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य। इनमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। ऑरेलिया में किस स्तर का? उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें निडोब्लास्ट भी उपस्थित होता है। इसमें क्या? निडोब्लास्ट भी उपस्थित। सिलेंट्रेटा में निडोब्लास्ट भी उपस्थित होता है। एस्केरिस संघ निमेटोड के अंतर्गत आता है। एस्केरिस किसके अंतर्गत आता है? ये निमेटोडा के अंतर्गत आता है एस्केरिस। इनका शरीर खंड विहीन होता है यानी कि खंड नहीं होता है तथा नर व मादा इसका अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्गीकीय संवर्ग से सुमेलित है? इसमें से कौन है जो सही से लिखा हुआ है? तो बाघ जो है यह एक टिग्रस एक जाति है। बाघ का जाति कौन सा है? टिग्रस। तो यहाँ पे डी सही है। तो अगला है निम्नलिखित जंतु समूह में से कौन बिना किसी अपवाद के इसके अभिलाक्षणिक गुण से सुमेलित है? तो पहला है कि कॉर्डेटा एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े सहित मुख्य की उपस्थिति होता है कॉर्डेटा में, तो यह इसमें कुछ अपवाद है। बी जबकि कॉन्ड्रिकथिज के बारे में बोल रहा है। कॉन्ड्रिकथिज जो होता है उपास्थीय अंतःकंकाल की उपस्थिति इसमें होता है, तो इसमें कोई अपवाद नहीं। यह बिल्कुल सही है कि कॉन्ड्रिकथिज जो है इसमें उपास्थीय अंतःकंकाल की उपस्थिति होती है। कॉन्ड्रिकथिज में क्या होती है? उपास्थीय अंतःकंकाल की उपस्थिति होती है। मेमेलिया बच्चों को जन्म देती है, इसमें कुछ एक दो अपवाद है। बाकी रेप्टेलिया एक अपूर्ण रूप से विभाजित नीले सहित हृदय कोष्ठीय होता है, इसमें भी अपवाद है। तो इससे हम क्या सीखे हैं कि वर्ग कॉन्ड्रिकथिज इनमें उपास्थीय अंतःकंकाल पाया जाता है। इसके सदस्य मुख्यतः समुद्री होते हैं और इनका शरीर धारा रेखीय होता है।
अगला है कि कुछ जंतु के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सही है। तो पहला देखते हैं, गोलकृमि जिसको हम लोग एस्के हेलमिंथिस बोलते हैं, ये कूट प्रगुही प्राणी है। तो यह सही है कि गोलकृमि जो है यह कूट प्रगुही प्राणी है और सत्य देह गुहा इसमें होता है। तो ये एकदम सही है। तो यहाँ सही कथन ही सुनना था। तो इसके व्याख्या में है कि गोलकृमि यानी संग एस्के हेलमिंथिस कूट प्रगुही प्राणी है जिसमें औसत्य देह गुहा भ्रूणीय ब्लास्टोसील से विकसित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लक्षण में मगरमच्छ तथा पेंगुइन वेल तथा डॉगफिश के समान है। निम्नलिखित में से किस लक्षण में मगरमच्छ तथा पेंगुइन वेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं। तो कौन सा ऐसा लक्षण है। तो इसमें है कि एक ठोस एक रज्जु की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति। तो ये नहीं है। इसमें डी में बताया गया है कि जीवन की किसी अवस्था पर कुलोम विदर की उपस्थिति। तो यह समान है दोनों में कि जीवन की किसी भी अवस्था में कुलोम विदर की उपस्थिति ये दोनों में होती है। तो सीखे क्या हम लोग कि मगरमच्छ, पेंगुइन, वेल तथा डॉगफिश सभी कशेरुकी जंतु है। अतः इन सभी जंतु में जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर कुलोम विदर अवश्य उपस्थित होती है। इन सभी में एक पृष्ठीय खोखली केंद्रीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है और शेष जो भी लक्षण है उसमें कुछ ना कुछ असामान्यता दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों का काम करता है। तो इसमें फेसियोला में एक ही छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। तो फेसियोला के बारे में क्या सीखें कि फेसियोला हिपेटिका भेड़ का यकृत फ्लूक जिसको कहते हैं संघ प्लेटीहेलमिंथिस से संबंधित है। फेसियोला हिपेटिका किससे संबंधित है, प्लेटीहेलमिंथिस से संबंधित जंतु है। इन जंतु में अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। अपूर्ण आहार नाल किसको कहेंगे, जिसमें एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करते हैं। पूर्ण आहार नाल किसको कहेंगे, जिसमें अलग अलग द्वार होता है, मुख का अलग और गुदा के लिए अलग, जिसमें भोजन के अंतर ग्रहण तथा बहिक्षेपण दोनों के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है। इसे अंधकोश प्रकार की शारीरिक योजना भी कहा जाता है। अगला है कि स्पॉन्जिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि पेंगुइन समतापीय जीव है जबकि शेष तीनों असमतापीय जीव है। तो यह कथन गलत है। दूसरा है कि जोंक जो है स्वच्छ लवणीय जीव है जबकि शेष तीनों लवण जलीय जीव है। यह भी गलत है। स्पॉन्जिला में विशिष्ट कॉलर कोशिका या कोइनोसाइट्स होती है जबकि शेष तीनों में यह अनुपस्थित होती है। तो पॉरीफेरा का एक मुख्य गुण है कि उसमें कॉलर कोशिका पाया जाता है। तो ये सी सही है। तो इससे हम क्या सीखें कि स्पॉन्जिला जो कि संघ पॉरीफेरा का एक सदस्य है जिसमें कोइनोसाइट्स नामक अभिलाक्षणिक कोशिका पाई जाती है। ये स्पष्ट तथा विशिष्ट कोशिकाएं स्पंजों की भीतरी देह भित्ति को स्तरित करती है एवं इनमें जलधारा का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन में अनुपस्थित, यानी कि ये तीनों में ये कॉलर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। तो त्रिस्तरीय जो है चपटे कृमि त्रिस्तरीय होते हैं। चपटे कृमि क्या होते हैं, त्रिस्तरीय। तो चपटे कृमि जिसको हम लोग प्लेटीहेलमिंथिस बोलते हैं त्रिस्तरीय जंतु हैं। इनमें देह भित्ति की कोशिकाएं 3 परतों बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर में विभाजित यानी व्यवस्थित होती है। और बाकी जो एग्जाम्पल है स्पंजन, टिनोफोर, कोरल, ये सब के सब क्या है, द्विस्तरीय जंतु हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह के जंतु द्विपार्श्वीय सममित तथा त्रिस्तरीय है, यानी कि द्विपार्श्वीय सममित है और दूसरी बात की त्रिस्तरीय होते हैं। तो यह है इसके हेलमिंथिस अथवा गोलकृमि। इसके हेलमिंथिस अथवा गोलकृमि जो है द्विपार्श्वीय सममित भी होते हैं और साथ में त्रिस्तरीय भी होते हैं। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि इसके हेलमिंथिस यानी कि गोलकृमि संघ के जंतु द्विपार्श्वीय सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इसका उदाहरण है स्केरिस। अगला है, निम्नलिखित जंतु युग्म में से कौन जबड़े रहित मीन के अंतर्गत आता है। जबड़े रहित मीन मतलब कि इसमें जबड़ा, ऐसा मछली जिसमें जबड़ा नहीं होता है, तो वह है लेम्प्रे तथा हैगफिश। लेम्प्रे और हैगफिश में जबड़ा नहीं होता है। तो हम लोग सीखें कि लेम्प्रे तथा मिक्सिन यानी हैगफिश कशेरुकियों के प्रभाग एग्नेथा के वर्ग साइक्लोस्टोमेटा से संबंधित है। एग्नेथा के अंतर्गत सम्मिलित जंतु में जबड़े रहित मुख पाया जाता है, यानी जबड़ा नहीं पाया जाता है।
जो कि वृत्ताकार, अधर्य तथा चूसक प्रकार का होता है। अगला है पेरिपेटस निम्नलिखित में से किसके मध्य एक संयोजी कड़ी है? तो यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच एक संयोजी कड़ी है। पेरिपेटस किसके बीच की एक योजक कड़ी है? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। तो पेरिपेटस के बारे में बोलेंगे कि पेरिपेटस जो है संघ एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। आर्थ्रोपोडा के समान इसमें पंजयुक्त, समखंडीय, जोड़ीदार पाद, शीर्ष पर 2 श्रृंगिकाएं, हिमोसोल व श्वसन हेतु वायुनाल होती है तथा एनेलिडा के समान इसमें शरीर उपचर्म युक्त, कोमल त्वचा पर सूक्ष्म गुहिकाएं, नेत्र सरल तथा उत्सर्जन हेतु उत्सर्गिकाएं होती है। यह जंतु एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा के विकास को प्रमाणित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संघ एनेलिडा की विशिष्टता नहीं है? तो बंद परिसंचरण तंत्र यह तो संघ एनेलिडा का विशेषता है। सखंडता, सेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, यह भी है। कूटसीलोम, तो कूटसीलोम संघ एनेलिडा की विशेषता नहीं है। बाकी अधर तंत्रिका रज्जु तो यह एनेलिडा की विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक संघ को उसके 2 सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है? पहला है आर्थ्रोपोडा शरीर शीर्ष, वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन का वातकों द्वारा होना। यह सही है कि आर्थ्रोपोडा का शरीर शीर्ष, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है और श्वसन वातकों द्वारा होता है। तो यह कथन ये ही सही है। इसके बारे में हम लोग सीखे कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जंतु का शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इन जंतुओं में श्वसन श्वास नलियों या वातक तथा बुक लंग्स द्वारा होता है। अगला है केचुए में कोई कंकाल नहीं होता है। केचुए में कोई कंकाल नहीं होता है, परंतु जमीन में बील खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है सीलोमी द्रव के कारण। ऐसा किसके कारण होता है? सीलोमी द्रव के कारण। तो इसमें बोलेंगे कि केचुए में कंकाल का अभाव होता है। केचुए में तो कंकाल नहीं होता है, परंतु बील खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा सीलोमी द्रव के कारण स्फीत हो जाता है। अग्र सिरा जो होता है सीलोमी द्रव के कारण क्या होता है? स्फीत हो जाता है। यह एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। अगला है स्केरिस की क्या विशेषता है? स्केरिस में क्या विशिष्टता है? तो बोलेंगे इसमें ना तो वास्तविक सीलोम का होना और ना ही विखंडावस्था का पाया जाना। यही स्केरिस की खासियत है कि इसमें ना तो वास्तविक सीलोम होता है और ना ही इसमें विखंडावस्था पाया जाता है। तो स्केरिस के बारे में बोलेंगे कि स्केरिस संग स्केहेलमिंथेज लंबा बेलनाकार जीव है जिसका शरीर दोनों सिरों पर पतला होता है, सुंडाकार तथा बीच का भाग कुछ मोटा होता है। स्केरिस में स्केरिस की देह गुहा शरीर भित्ति तथा अंतरांगों के बीच विस्तृत गुहिका के रूप में होती है और इसे कूट प्रगुहा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूट प्रगुहा कहते हैं। इसमें एक प्रोटीन सदृश गंध युक्त द्रव भरा होता है। अगला है नीचे दिए जा रहे 3 प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उनके एक अभिलाक्षणिक और कारकीय लक्षण से सही मिलाया गया है? पहला है यकृत परनाभ, समुद्री एनीमोन, समुद्री खीरा। ये सब द्विपार्श्व सम्मित है तो इसमें गलत है। ये कन खजूरा, झींगा, समुद्री अर्चिन, संधि उपस्थ उपांग है नहीं, इसमें भी। सी में है बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच। ये सब के सब अधर ठोस केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो यह सही है कि बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच में अधर ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें हम लोग सीखें कि बिच्छू, मकड़ी एवं कॉकरोच तीनों संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। तीनों किसके सदस्य हैं? आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। इनमें अधरीय ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। अगला है तोते, प्लेटिपस तथा कंगारू में कौन सा एक लक्षण समान पाया जाता है? तीनों में, तोते, प्लेटिपस तथा कंगारू में क्या तीनों में कॉमन है? तो तीनों में समतापता है। तीनों में क्या कॉमन लक्षण है? समतापता का। इसके बारे में बोलेंगे कि तोता जो कि एक पक्षी है, प्लेटिपस व कंगारू दोनों स्तनधारी प्राणियों में एक समान लक्षण यह है कि ये सब के सब समतापी या गर्म रुधिर वाले होते हैं, अर्थात ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है? इसमें से सही कौन है? इसमें बी सही बताया जा रहा है कि अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोंक में पाया जाता है। अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस में पाया जाता है?
जोंक में। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जोंक का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका वलय एवं तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। इसमें ठोस तथा दोहरी तंत्रिका रज्जु मध्य अधर सतह पर स्थित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही मिलाए गए, इसमें से सही कौन है। पहला है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है 4 कक्षीय हृदय होता है, तो यह सही है कि मगरमच्छ जो है इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। दूसरा है समुद्री आर्चिन पार्श्वपाद इसमें पाया जाता है, तो इसमें समुद्री आर्चिन में पार्श्वपाद नहीं पाया जाता है, नेरिस में पाया जाता है, लेकिन ये समुद्री। तीसरा है ओबेलिया। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है, तो यह भी सही है कि ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है। और लीमर जो है गर्तदंती होता है। लीमर क्या होता है, ये सही है, लीमर गर्तदंती, यह सही है। तो इसके बारे में हम लोग क्या सीखे कि पहला तो सीखे हम लोग कि मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय उपस्थित होता है। दूसरा कि ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण को मेटाजेनेसिस कहते हैं, तथा लीमर जो कि स्तनधारी है में गर्तदंती दशा पाई जाती है। अगला है नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है, ये सब के बारे में क्या सही है। तो नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच, इसके बारे में यह सी सही है कि इनमें से कोई भी जलीय नहीं है, ये कोई भी तीनों में से कोई पानी में रहने वाला नहीं है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि नेरिस जो होता है वो रेत में बिल बनाकर रहता है, बिच्छू जो है रेगिस्तान में, और कॉकरोच जो है गर्म, नमी एवं अंधेरे युक्त स्थान, तथा जो सिल्वर फिश है ये नमी युक्त ठंडे स्थान पर पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में एक संघ तथा उसके 3 उदाहरण सही मिलाए गए हैं। पहला है, इसमें तीनों के तीनों सही जो है मोलस्का। मोलस्का, लोलियोगो, टेरेडो और ऑक्टोपस, ये तीनों के तीनों किसका उदाहरण है, मोलस्का का उदाहरण। तो यहाँ पे सी ही सही है कि लोलियोगो, टेरेडो और ऑक्टोपस ये तीनों के तीनों क्या है, मोलस्का का उदाहरण है। तो इसमें बोलेंगे लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस ये संघ मोलस्का के सदस्य हैं। लोलिगो का सामान्य नाम स्क्विड है। लोलिगो का सामान्य नाम क्या है, स्क्विड्स है। ऑक्टोपस समुद्र की तल पर पाया जाने वाला अष्टभुजीय दैत्याकार जीव है, एवं टेरिडो जो है एक समुद्री बर्बाइवल्स है। अगला है, विखंडनी खंडी भवन किसकी विशिष्टता है। तो यह एनेलिडा और अर्थोपोडा की विशेषता है। विखंडनी खंडी भवन किसकी विशेषता है, तो यह एनेलिडा और अर्थोपोडा की विशेषता है। इसमें बोलेंगे विखंडनी यानी खंडी भवन ये संघ एनेलिडा के जीवों जैसे कि केचुआ तथा संघ अर्थोपोडा के जीव जैसे कि कॉकरोच की विशिष्टता है। अगला है, द्विअरीय यानी कि बायरेडियल सम्मित का होना तथा दंशकोरकों का अभाव किनकी विशेषता है, यानी कि द्विअरीय सम्मित होना और दंशकोरक का अभाव, और दंशकोरक भी नहीं होता है, ये किसकी विशेषता है। तो ये टीनोप्लाना और बेरोई का विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, टीनोप्लाना और बेरोई की विशेषता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि टीनोप्लेना तथा बेरोई संघ टीनोफोरा के सदस्य, ये संघ किसके सदस्य, टीनोफोरा के सदस्य। ये द्विअरीय सम्मित होते हैं तथा इनमें दंशकोरक अर्थात निडोब्लास्ट का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, दंशकोरक और निडोब्लास्ट का अभाव होता है। बाकी हाइड्रा, समुद्री एनीमोन तथा ऑरेलिया ये संघ सिलेंट्रेटा के जंतु हैं। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन तथा ऑरेलिया ये सब किसके जंतु हैं, संघ सिलेंट्रेटा के जंतु हैं, जिनमें अरीय सम्मित व दंशकोरक पाए जाते हैं। पैरामीशियम में द्विपार्श्व व स्टारफिश में पंच अरीय सम्मित पाए जाते हैं। अगला है, कनखजूरे, कॉकरोच तथा केकरे में कौन से 2 लक्षण समान रूप से पाए जाते हैं। तीनों में कौन सा एक लक्षण है जो समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये तीनों में संधिपाद होते हैं, यानी कि ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, और ये इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काटनी के होते हैं। यानी बी सही हो जाएगा कि संधित उपाद होगा तथा काटनी बाह्य कंकाल होगा। इसके बारे में सीखेंगे कि कनखजूरा जिसको सेंटीपीड बोला जाता है, कॉकरोच तथा केकरा संघ जो कि अर्थोपोडा के सदस्य हैं, इन सभी में समान रूप से संधि उपांग तथा काइटिनी बाह्य कंकाल पाया जाता है। गुदालूम नर कॉकरोच में पाया जाता है। इसमें जो गुदालूम होता है किसमें, नर कॉकरोच में पाया जाता है इसका गुदालूम। संयुक्त आंखें केवल कॉकरोच व केकरे में पाई जाती है। संयुक्त आंखें किसमें पाई जाती है, केवल कॉकरोच व केकरे में ही पाई जाती है संयुक्त आंख। उत्सर्जन के लिए कॉकरोच व कनखजूरे में मेलपिगियन नलिकाएं एवं केकरे में हरित ग्रंथि पाई जाती है।
तो उत्सर्जन के लिए कॉकरोच एवं कनखजूरे में क्या होता है, तो मेलपिगियन नलिका होती है। जबकि केकड़े में क्या होता है, हरित ग्रंथियां पाई जाती है। श्वसन हेतु केकड़े में पुष्ट फुफ्फस होता है। श्वसन हेतु केकड़े में क्या होता है, पुष्ट फुफ्फस होता है, तथा कनखजूरे व कॉकरोच में वातिकाएं होती हैं, यानी ट्रेकिया होती है। अगला है, निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इसमें कौन है जो शिशु को ही जन्म देता है, तो कंगारू भी शिशु को जन्म देता है। हेजहॉग जिसको जंगली चूहा बोलते हैं, यह भी शिशु को जन्म देता है। डॉल्फिन भी शिशु को जन्म देता है और डॉरिस भी शिशु को जन्म देता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसमें वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। किसमें है जो वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है, तो सेलामेंडर में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। इसके बारे में बोलना है कि सेलामेंडर में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। बाकी साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न व सॉलमोन में भोजन की खोज व प्रजनन हेतु इसमें वार्षिक प्रवास पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। तो कॉकरोच यानी कि पेरिप्लानेटा में पाया जाता है। तो कॉकरोच के बारे में क्या बोलना है कि कॉकरोच जिसको पेरिप्लानेटा बोलते हैं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें से रुधिर खुले लेकुनी तथा साइनस में बहता है तथा कोशिकाएं इसके सीधे संपर्क में रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है। इसमें से गलत कौन है। पहला देखते हैं, अश्वसनीय वायु कक्षों की उपस्थिति पक्षियों में श्वसन की क्षमता बढ़ा देती है। तो यह कथन सही है कि अश्वसनीय वायु कक्षों की उपस्थिति के कारण ही पक्षी में श्वसन की क्षमता बढ़ जाती है। अगला है कि कीटों में परिसंचरण शरीर O2 तथा उत्तक तक वितरण करते हैं। तो यह गलत है कि कीटों में परिसंचरित शरीर जो होता है ऑक्सीजन का उत्तकों तक वितरण करते, तो यह कथन गलत है। सी में कह रहा है कि प्रति प्रवाह का सिद्धांत मछलियों में गिलों यानी क्लोमों द्वारा शोषण में सहायता करता है, तो यह सही है। अगला है, फेफड़ों में उपस्थित अवशेष स्थल स्तरियों में शोषण की क्षमताएं घटाते हैं, तो यह भी सही है। इसमें हम लोग सीखें कि कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें उपस्थित परिसंचरित द्रव हीमोलिम्फ कहलाता है। यह केवल भोजन तथा पोषक तत्वों को ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ऑक्सीजन का वितरण श्वसन छोटे छोटे वायु कक्षों जिन्हें श्वसन रंध्र कहते हैं के द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। इसमें से गलत कौन सा है। पहला देखते हैं, झींगा में 2 जोड़ी एंटीना होते हैं। यह कथन सही है कि झींगा में 2 जोड़ी एंटीना होता है। अगला है, मिलीपीडों में प्रत्येक देहखंड 2 जोड़ी उपांग होते हैं, तो यह भी सही है। मिलीपीडों में प्रत्येक देहखंड में 2 जोड़ी उपांग होते हैं। अगला है, संघ पोरीफेरा में आने वाले जीव केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं, तो यह गलत है। कुछ कुछ जो है स्वच्छ जलीय जीव भी हैं इसमें, तो सी गलत है। डी में है कि दंशपुटियाँ संघ निडेरिया की विशिष्टता है, तो यह सही है कि निमेटोसाइट्स जो है दंशपुटियाँ ये निडेरिया में पाया जाता है। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है कि संघ पोरीफेरा में समुद्री व स्वच्छ जलीय दोनों प्रकार का जीव पाए जाते हैं। पोरीफेरा में समुद्री भी है, कुछ स्वच्छ जलीय भी है। और स्पोंजिला जो है स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्पोंजिला जो है क्या है, ऐसा पोरीफेरा है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है। तो वह स्तनधारी का आदर्श गुण नहीं है। पहला कि गर्तदंती दांतों का गुना, तो यह तो गुण है स्तनधारी का कि उसमें गर्तदंती होता है। दूसरी बात कि अंतराली फेफड़े का होना, तो यह भी सही है कि अंतराली फेफड़े का होना। तीसरी बात कि 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, तो यह गलत है। स्तनधारी में 12 जोड़ी ही कपालीय तंत्रिकाएं होती है। स्तनधारी में कितने, 12 जोड़ी ही कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। डी है कि 7 ग्रीवा कोशिकाएं, हाँ, तो ये 7 ग्रीवा कशेरुकियां होती है, तो इसमें यह सही है। अगला क्वेश्चन है कि एनेलिड्स के विपरीत प्लेटीहेल्मिन्थेज प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या प्लेटीहेल्मिन्थेज में क्या प्रदर्शित होता है, तो देह गुहा की अनुपस्थिति, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेज में देह गुहा अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इससे क्या सीखे हम लोग कि प्लेटीहेल्मिन्थेज के जंतु जो होते हैं वो अगुहीय होते हैं, अर्थात इनमें देह गुहा नहीं होते हैं। इनके विपरीत एनेलिड्स की बात करें तो एनेलिड्स में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। एनेलिड्स में वास्तविक देह गुहा
पाई जाती है। सत्य गुहा की उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। अगर पूछा जाए कि सत्य गुहा की उत्पत्ति किससे होती है, तो सत्य गुहा की उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है कि वे जंतु जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्व संमित व वयस्कावस्था में पंचतई अरीय संमित पाई जाती है, वह किससे संबंधित है, तो वह इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। इकाइनोडर्मेटा में ही युवावस्था में द्विपार्श्व संमित होता है, जबकि वयस्कावस्था में पंचतई यानी अरीय संमित पाई जाती है। तो ऐसा किस में होता है, इकाइनोडर्मेटा में। इससे हम क्या सीखें कि संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्य में युवावस्था यानी कि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व संमित व वही वयस्कावस्था में पंचतई अरीय संमित पाई जाती है। पंचतई अरीय संमित में सभी अंग 5 या 5 के गुणक में व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित फ्यूज्ड होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किसमें शरीर सिर वक्ष व उदर में बटा होता है, तो ऐसा होता है कीट में यानी इंसेक्टा में। इंसेक्ट में देखा गया है कि सिर अलग होता है, वक्ष अलग होता है और उदर अलग होता है। जिससे हम यह सीखें कि आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा के जीवों का सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। वक्ष में 3 खंड होते हैं, जिसमें प्रायः 3 जोड़ी पाद व 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। इनमें सिरोवक्ष अनुपस्थित होता है, इसमें सिरोवक्ष अनुपस्थित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनीय शरीर का एक बहुत ही पृथक लक्षण है जो अन्य में नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो स्तनीय में पाया जाता है और सब में नहीं पाया जाता है, तो यह है मध्यपट का होना। क्या है इसमें, मध्यपट का होना स्तनीय का मुख्य लक्षण है। तो हम सीखें कि स्तनीय जीवों का विशिष्ट पृथक लक्षण मध्यपट यानी कि डायफ्राम का होना। यह एक पतली पेशीय संरचना है जो कि वक्ष गुहा को उदरीय गुहा से पृथक करती है। अन्य जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता, डायफ्राम और सब जीवों में नहीं पाया जाता है। समतापता, 4 कक्षीय हृदय और पसली पंजर, ये सब स्तनधारी के तो लक्षण है, लेकिन कुछ और भी जंतु में पाया जाता है, इसीलिए यह सब नहीं होकर सिर्फ मध्यपट का होना हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेढक के टेडपोल में क्लोमों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि यह क्या, कि मेढक जो है गिलयुक्त पूर्वज से ही विकसित हुआ है। यानी मेढक के टेडपोल में क्लोम पाया जाता है, इससे क्या संकेत मिलता है कि मेढक जो है गिलयुक्त पूर्वज से ही विकसित हुआ होगा, यानी सी होगा। तो इससे हम सीखें कि मेढक के टेडपोल में मछलियों के समान गिल यानी क्लोम पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मेढक की उत्पत्ति क्या हुआ है, गिलयुक्त पूर्वज से ही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राणी व उससे जुड़ी घटना का सुमेलित जोड़ा है, इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही सिर्फ सी है जो कि मस्का पूर्ण कायांतरण, मस्का में पूर्ण कायांतरण होता है। इसमें यानी मस्का यानी कि मक्खी में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसकी युवावस्था यानी मेगॉट या फिर प्यूपा वयस्कावस्था में पूर्णतः भिन्न होता है। यह कायांतरण के कारण, यह किसके कारण होता है, कायांतरण के कारण होता है, जो कि लार्वा अवस्था में वयस्कावस्था में होने वाला तीव्र परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, साइकन प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे बहुकोशिकीय होते हैं, बिना उत्तकीय संगठन वाले होते हैं, बिना उत्तकीय संगठन वाले होते हैं। तो साइकन यानी कि साइफा जो होता है किसके सदस्य है, संघ पोरीफेरा के सदस्य हैं। इन जीवों में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिकीय स्तर का संगठन किस में होता है, तो यह सिर्फ पोरीफेरा में ही होता है। किस में होता है, पोरीफेरा में ही। ये प्रथम बहुकोशिकीय द्विस्तरीय जंतु है, इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। पोरीफेरा का शरीर जो होता है छिद्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, दैहिक हृदय किसके संदर्भ में कहा गया है, तो दैहिक हृदय जो है ये उच्चतर कशेरुकी में बायां अलिंद तथा बायां नीले के संदर्भ में कहा गया है। दैहिक हृदय किसके संदर्भ में कहा गया है, उच्चतर कशेरुकी में बायां अलिंद तथा बायां नीले के संदर्भ में कहा गया है। इससे यह हुआ कि उच्चतर कशेरुकी जैसे कि मनुष्य में बायां अलिंद एवं बायां नीले को दैहिक हृदय यानी सिस्टमैटिक हार्ट कहा जाता है।
इन जीवों में द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इन जीवों में द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसके दो भाग होते हैं, फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी फुफ्फुसीय हृदय, दायां अलिंद एवं एक दायां नीले से रुधिर का फेफड़ों की ओर प्रवाह, एवं दैहिक परिसंचरण यानी कि दैहिक हृदय, बायां अलिंद एवं बायां नीले से रुधिर का संपूर्ण शरीर में प्रवाह होता है। अगला है, नीचे 4 प्राणी और उनके श्वसन अंगों को मिलाया गया है। यहाँ बताना है, बताइए इनमें से कौन से सही मिलाए गए, इसमें से सही कौन सा है। पहला है, सिल्वर फिश में वातिका ट्रैकिया होता है, तो यह सही है कि सिल्वर फिश में वातिका होता है यानी ट्रैकिया होता है। दूसरा है कि बिच्छू में पुस्तक फुफ्फुस यानी बुक लंग्स होता है, तो हाँ यह भी सही है कि बिच्छू जो है किसके द्वारा सांस लेता है, बुक लंग्स के द्वारा यानी कि पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा सांस लेता है, यह भी सही है। तीसरा है, समुद्री स्क्वर्ट ग्रसनी गिल, समुद्री स्क्वर्ट में ग्रसनी गिल होता है, तो यह भी सही है। चौथा है, डॉल्फिन जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है, तो यह गलत है, जबकि डॉल्फिन जो है फेफड़ा द्वारा ही सांस लेता है। डॉल्फिन क्या द्वारा, फेफड़ा द्वारा ही सांस लेता है। तो इससे हम लोग क्या सीखे हैं, पहले सिल्वर फिश के बारे में सीखे। सिल्वर फिश जिसको लेप्सिमा स्केरिना बोला जाता है, ये कीट वर्ग की सदस्य है। इसमें श्वसन वातिका अथवा ट्रेकिया द्वारा होता है। इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, वातिका या फिर ट्रेकिया द्वारा होता है, जो कि स्पाइरेकल द्वारा बाहरी वातावरण से संपर्क में रहते हैं। बिच्छू की बात करते हैं। श्वसन के लिए बिच्छू में 4 पुस्तक फुफ्फुस पाया जाता है, जो सिस्टेमा के द्वारा बाहरी संपर्क में रहते हैं। समुद्री स्क्वर्ट यानी कि एस्मीडिया जो होते हैं में श्वसन हेतु ग्रसनी गिल पाई जाती है। इसके विपरीत स्तनधारी डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन में श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़ा होता है। डॉल्फिन किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने जीवन चक्र के दौरान फेसियोला हिपेटिका, जिसको हम लोग यकृत प्रणाप बोलते हैं, अपने मध्यवर्ती परपोषी तथा प्राथमिक परपोषी में निम्नलिखित में से क्रमशः किन लार्वावस्था में संक्रमण करता है। तो यह जो है मिरेसिडियम और मेटासर्किया के द्वारा संक्रमण करता है। किस अवस्था में संक्रमण करता है, मिरेसिडियम तथा मेटासर्केरिया के द्वारा, यानी डी। इसमें हम लोग बोलेंगे फेसियोला हेपेटिका डाइजेनेटिक परजीवी है। ये अपना जीवन चक्र 2 पोषद में पूरा करता है। ये अपना जीवन चक्र कितने, 2 पोषदों में पूर्ण करता है। इसका प्राथमिक पोषद भेड़ होता है। इसका प्राथमिक पोषद क्या होता है, भेड़ होता है। मध्यवर्ती पोषद को मिरेसिडियम व प्राथमिक पोषद को मेटासर्केरिया अवस्था में संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ओमेटिडिया निम्न में से किसमें प्रकाश ग्राहिता का कार्य करता है। ओमेटिडिया जो है निम्न में से किसमें प्रकाश ग्राहिता का कार्य करता है, तो वह कॉकरोच में प्रकाश ग्राही का कार्य करता है। ओमेटिडिया निम्न में से किसमें प्रकाश ग्राहिता का कार्य करेगा, कॉकरोच में। तो इसे यह सीखें कि प्रकाश ग्राही संरचना ओमेटिडिया जो है ये किसमें उपस्थित होते हैं, तो यह ओमेटिडिया कॉकरोच में उपस्थित होते हैं। कॉकरोच में ऐसे अनेक ओमेटिडिया मिलकर संयुक्त नेत्र का निर्माण करते हैं। इन जीवों में मौजेक दृष्टि पाई जाती है। इन जीवों में किस तरह का दृष्टि पाया जाता है, मौजेक दृष्टि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क में नहीं होती है, तो यह होता है हाइड्रा में। ये किस में होता है, हाइड्रा में, यानी कि तंत्रिका कोशिका तो होती है लेकिन मस्तिष्क में नहीं ही होती है। तो कैसा, किस में, हाइड्रा में। तो बोलेंगे हाइड्रा में तंत्रिका कोशिका होती है किंतु इसमें मस्तिष्क अनुपस्थित, इसमें मस्तिष्क अनुपस्थित यानी कि मस्तिष्क नहीं होता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है। जबकि स्पंज की बात करें तो स्पंज में बोलेंगे इसमें तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है, स्पंज में तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है। दूसरा है केचुआ और कॉकरोच। तो केचुआ एवं कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका वलय तथा गैंग्लिया के साथ एक ठोस, दोहरी एवं मध्य अधरीय तंत्रिका रज्जु होती है। अगला है, निम्न में से किसमें भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेटा में पाया जाता है। भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है, तो सभी कॉर्डेटा में पाई जाती है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड संघ कॉर्डेटा का मूल लक्षण है। मेरुरज्जु बोले या फिर नोटोकॉर्ड,
ये संघ कॉर्डेटा का एकदम मूल लक्षण है जो सभी कॉर्डेटा जंतु की भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ कॉर्डेट्स में यह अस्थायी रूप से बनी रहती है, कुछ कॉर्डेट्स में यह अस्थायी रूप से बनी रहती है, जबकि अधिकांश वयस्क कॉर्डेट्स में यह मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। अगला है हीमोसाइनिन वर्णक किसमें पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक जो है मोलस्का में पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक किसमें पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक मोलस्का में पाया जाता है। तो मोलस्का के बारे में बोलेंगे कि संघ मोलस्का के सदस्य में नीले रंग का रुधिर पाया जाता है। मोलस्का का खून कैसा होता है, नीला रंग का। ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा कॉपर यानी कि तांबा युक्त हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। संघ एनेलिडा की अगर बात करें तो संघ एनेलिडा में हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। एनेलिडा के वर्ग में हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है, इसीलिए इसका खून कैसा होगा, लाल होगा। वही वर्ग इंसेक्टा या फिर संघ इकाइनोडर्मेटा में रुधिर में किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका खून रंगहीन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जंतु में पश्चगुदीय पुच्छ पाई जाती है। तो पश्चगुदीय पुच्छ किस में पाया जाता है, सर्प में पाया जाता है। निम्न में से किस जंतु में पश्चगुदीय पुच्छ पाया जाता है, किस में, सर्प में पाया जाता है। इसके बारे में बोलेंगे कि सर्प जो है पाद विहीन सरीसृप कशेरुकी होता है। इसमें गमन हेतु पश्चगुदीय क्या होता है, पुच्छ पाई जाती है। इनका शरीर सल्कों से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में भोजन के पाचन से बने अपचित पदार्थ तथा नाइट्रोजनीय अपचित पदार्थ किसके द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो यह मुख तथा शरीर भित्ति द्वारा, किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, मुख तथा शरीर भित्ति द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो हाइड्रा के बारे में बोलेंगे कि हाइड्रा में संपूर्ण आहार नाल का अभाव होता है, यानी कि इसका पूर्ण आहार नाल नहीं होता है। इनमें केवल एक ही छिद्र पाया जाता है जो वही मुख का काम करता है और वही मुख का काम करता है और वही गुदा दोनों का कार्य करता है। अतः अपचित भोजन का निष्कासन भी मुख द्वारा ही होता है। इसके अलावा नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन शरीर भित्ति द्वारा विसरण के माध्यम से भी होता है। अगला है निम्न में से किसमें क्लोरोक्रूमेरिन वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोक्रूमेरिन वर्णक किसमें पाया जाता है, तो एनेलिडा में। क्लोरोक्रूमेरिन वर्णक किसमें पाया जाता है, तो एनेलिडा में पाया जाता है। इसके बारे में बोलेंगे क्लोरोक्रूमेरिन वर्णक एक श्वसन वर्णक हरा वर्णक होता है जो कुछ पॉलीकीट कृमियों जैसे एनेलिडा के प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। अगला है कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है। ये किसका चारित्रिक गुण है, तो यह हाइड्रा का। कोशिका उत्तक देह संगठन किसका गुण है, यह हाइड्रा का। तो हाइड्रा के बारे में बोलेंगे कि कोशिका उत्तक देह संगठन यह हाइड्रा का चारित्रिक गुण है। सर्वप्रथम उत्तक की उपस्थिति इन्हीं जीवों में पाई गई थी। सबसे पहले उत्तक की उपस्थिति यही जीवों में पाई गई थी। ये द्विकोरक जंतु होते हैं जिनमें दो जनन स्तर, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म पाए जाते हैं। अगला है निम्न में से सही वक्तव्य बताइए। इसमें से सही वक्तव्य कौन है। पहला देखते हैं, ऊँट में लाल रुधिर कणिकाएं उभयावतल होता है। यह कथन गलत है। ऊँट में लाल रुधिर कणिकाएं उभयावतल नहीं होता है। चमगादड़ में पंख होते हैं, यह भी कथन गलत है कि चमगादड़ में पंख होते, जबकि चमगादड़ में पंख नहीं होते हैं। चूहे में अवस्कर होता है, चूहे में बस्कर होता है, यह भी गलत है, जबकि मेढक में अवस्कर होता है। डी करा प्लेटिपस अंडे देते हैं, प्लेटिपस जो होता है वो अंडे देते हैं, तो यह कथन सही है कि प्लेटिपस अंडे देते हैं। तो इससे हम क्या क्या सीखें कि प्लेटिपस स्तनी वर्ग के उपवर्ग प्रोटोथीरिया का सदस्य है। प्लेटिपस जो है किस स्तनी वर्ग के उपवर्ग प्रोटोथीरिया का सदस्य है जो कि अंडप्रजक होते हैं। प्लेटिपस क्या है, अंडप्रजक है। वही अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होता है, यानी कि ऊँट का और मेढक का खून में केंद्रक होता है। ऊँट और मेढक के खून में केंद्रक होता है। वही ऊँट के बारे में बोला गया है कि ऊँट में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होती है। चूहा की बात करें तो चूहों में अवस्कर केवल भ्रूणीय अवस्था में ही पाया जाता है, केवल भ्रूणीय अवस्था में। चमगादड़ में उड़ने के लिए अग्रपाद ही उसका पंखों में चेंज हो जाता है, इसीलिए उसमें रियल पंख नहीं होता, वो उसका अग्रपाद ही पंखों में चेंज हुआ होता है।
अगला क्वेश्चन है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स व एनाफिलीज स्टीफेंसी में क्या समानता, ये दोनों में क्या समानता है? ये दोनों में लैंगिक द्विरूपता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स व एनाफिलीज स्टीफेंसी में क्या समानता है? तो लैंगिक द्विरूपता है। तो इसके बारे में बोलेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स व फिर एनाफिलीज स्टीफेंसी दोनों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इन्हें नर व मादा को ओकार के रूप से भिन्नता किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी अस्थि का खोखलापन व वायु निकास से जुड़ा होना किनका लक्षण है? तो ये पक्षी का, यानी कि पक्षी का जो अस्थि होता है वो खोखला होता है। ये किसका लक्षण है? पक्षियों का। तो इसके बारे में बोलेंगे कि लंबी खोखली अस्थियों की उपस्थिति व उनका वायु निकास से जुड़ा होना पक्षियों का लाक्षणिक गुण है। इसके कारण पक्षी में शरीर हल्का व उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। सरीसृपों व स्तनियों की अस्थियां ठोस व भरी होती है। सरीसृप व स्तनी की जो अस्थि होती है वो क्या होती है? ठोस व भरी होती है। अगला क्वेश्चन है ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो ओबेलिया में क्या होता है? दोनों चक्र होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? मेटाजेनेसिस होगा। इसमें कौन सा होगा? पॉलिप और मेडूसा दोनों होने के कारण इसमें क्या होगा? मेटाजेनेसिस ओबेलिया में। तो इसके बारे में बोलेंगे ओबेलिया के बारे में कि ओबेलिया जो है संघ निडेरिया का सदस्य है। इन जीवों के जीवन चक्र में अलैंगिक पॉलिप रूप तथा लैंगिक मेड्यूसा रूप। अलैंगिक किस रूप में? पॉलिप रूप में होता है, जबकि लैंगिक रूप हो तो वो मेड्यूसा रूप का एकांतरण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यही क्रिया मेटाजेनेसिस कहलाती है। पीढ़ियों का एकांतरण पादपों में पाया जाता है। पीढ़ियों का एकांतरण किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। लार्वा द्वारा लैंगिक प्रजनन की क्षमता चीर भ्रूणता कहलाती है। उदाहरण एक्सोलोटल लार्वा। अगला क्वेश्चन है रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में क्या समानता है? तो ये सब में क्या समानता है? तो ये सब का युग्मित या संयुक्त पाद होता है। ये सब का क्या होता है? युग्मित या संयुक्त पाद होता है। यही समय रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा और मधुमक्खी में यही समानता है। तो इसे क्या सीखे हम लोग कि रजत मछली यानी कि लेप्सिमा, बिच्छू, केकड़ा एवं मधुमक्खी सभी जीव अर्थोपोडा से संबंधित। ये सब के सब किससे संबंधित है? ये सब के सब अर्थोपोडा से संबंधित है। संयुक्त उपांग की उपस्थिति इनका लाक्षणिक गुण होता है। विष ग्रंथि मात्र बिच्छू में ही पाया जाता है। विष ग्रंथि मात्र बिच्छू में ही पाया जाता है। संयुक्त नेत्र व कायांतरण कीटों में पाए जाते हैं। उदाहरण इसका है मधुमक्खी। क्वेश्चन है कि वायुव्य अस्थियां किस में संभावित है, यानी किस में पाया जाता है वायुव्य अस्थियां? तो पक्षी में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कबूतर। तो इससे सीखे हम लोग कि पक्षियों यानी कि कबूतर में न्यूमेटिक मतलब कि वायुव्य अस्थियां पाई जाती है। ये अस्थियां इन जीवों के शारीरिक भार को कम कर देती है, जो पक्षी को उड़ने में हेल्प करता है। अगला है अरीय सम्मित सामान्यतः संबंधित होती है। अरीय सम्मित किससे संबंधित होती है? तो निम्न कोटि के संगठन से। जो निम्न कोटि के जीव है उसमें ही अरीय सम्मित पाया जाता है। तो इसे हम लोग यह सीखें कि अरीय सम्मित निम्न कोटि के जीवों में ही पाई जाती है। इन जीवों का शरीर बेलनाकार या थैले के समान होता है। इनका शरीर समान केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दो बराबर भागों में बटा होता है। उदाहरण इसका है सिलेंट्रेटा, कई स्पंज व इकाइनोडर्मेटा। इसमें अरीय सम्मित पाया जाता है। अरीय सम्मित किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा, कई स्पंज व इकाइनोडर्मस यानी इकाइनोडर्मेटा। अगला है वास्तविक देहगुहा आहारनाल व देहभित्ति के बीच वह स्थान होता है जो कि घिरा होता है। क्या चीज़ से घिरा होता है? दोनों ओर से मेसोडर्म द्वारा घिरा होता है। दोनों ओर से किसके द्वारा घिरा होता है? मेसोडर्म से। इसी को वास्तविक देहगुहा कहा जाता है। इससे हम लोग यह सीखें कि सीलोम या देहगुहा द्रव से भरा देहभित्ति तथा आहारनाल के मध्य का क्षेत्र होता है। यह दोनों ओर से मेसोडर्म के द्वारा घिरी होती है। यह बाह्य भाग में पेराइटल पेरिटोनियम द्वारा आस्तरित होती है तथा आंतरिक भाग में विसरल पेरिटोनियम द्वारा आस्तरित होती है। अगला है स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। स्पंज के लिए निम्न में से सही कौन सा है? बोले में इसमें क्या है
किन में पक्षमाभयुक्त कॉलर कोशिकाएं होती है। स्पंज में क्या होती है, पक्षमाभयुक्त कॉलर कोशिकाएं होती है। इसके बारे में सीखें कि स्पंज का सार्वभौमिक सत्य यह है कि इसमें पक्षमाभयुक्त कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है। इसका कार्य शरीर में जल प्रवाह को बनाए रखना है। अधिकांश स्पंज जो होते हैं समुद्री होते हैं, किंतु स्पेंजिलिडी वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो ताजे जल में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला। इसका आंतरिक कंकाल या तो कंटिकाओं का अथवा स्पॉन्जिन तंतुओं का या दोनों का बना होता है। स्पंज जो होता है मुकुलन के अतिरिक्त विखंडीकरण द्वारा एवं मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन करता है। स्पंज में लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। अगला है कि केचुए में जो कार्य नेफ्रेडिया करते हैं वही कार्य करते हैं किसमें, वही कार्य यकृत कृमि में ज्वाला कोशिका। यकृत कृमि में जैसे केचुए में उत्सर्जन का काम नेफ्रेडिया द्वारा होता है, उसी तरह यकृत कृमि में उत्सर्जन का कार्य ज्वाला कोशिका द्वारा होता है। इसमें यह सीखें कि केचुए में नेफ्रेडिया उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यही कार्य फेसियोला या फिर यकृत कृमि, जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं, में ज्वाला कोशिकाएं करती है। ये कोशिकाएं प्रासरण नियमन हेतु भी उत्तरदायी होती है। अगला है उड़ान रहित यानी फ्लाइटलेस चिड़िया केसोवरी पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई। केसोवरी पक्षी कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसे यह सीखें कि उड़ान रहित चिड़िया, जिसको हम लोग एमू भी बोलते हैं, केसोवरी एवं न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह सर्वाहारी होती है किंतु मुख्यतः फल खाती है। सामान्यतः यह शांत व शर्मीली पक्षी किंतु उकसाने पर आक्रामक भी हो जाते हैं। अगला है सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यतः पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर पक्षमाभि पाई जाती है। सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यतः क्या पाई जाती है, जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर क्या पाई जाती है, पक्षमाभिकाएं पाई जाती है। इसमें यह है कि सतह से जो जुड़े रहने वाले स्थानबद्ध जीव होते हैं, जीवों में प्राय शरीर में जल का प्रवाह बनाए रखने हेतु क्या होता है, पक्षमाभिका पाए जाते हैं, जो श्वसन पोषण एवं उत्सर्जन में सहायक होती है। उदाहरण स्वरूप स्पंज की जो गुहा है उसमें कोइनोसाइट्स की उपस्थिति एवं सिलेंट्रेट्स में मुख पर स्पर्शक व जठरवाहिनी गुहा में पक्षमाभि कोशिकाओं का उपस्थित होना है। स्पंजों में प्रायः असम्मित जबकि सिलेंट्रेट अरीय सम्मित होता है। स्पंज में क्या होता है, असम्मित होता है, जबकि सिलेंट्रेट क्या होता है, अरीय सम्मित होते हैं। तथा स्थानबद्ध स्पंज में आहारनाल अनुपस्थित, जबकि सिलेंट्रेट में अल्प विकसित एवं एक छिद्र युक्त होता है। अगला है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है। एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन और किस में पाया जाता है, और कॉर्डेटा में पाया जाता है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा विखंडन किस में पाया जाता है, कॉर्डेटा में भी। तो क्या सीखें कि एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन जो है संघ कॉर्डेटा में भी पाया जाता है। इन जीवों का शरीर अनेक इकाइयों में बटा होता है। आर्थ्रोपोडस में विखंडन प्रायः बाह्य होता है, जबकि कॉर्डेट्स में मुख्यतः बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। अगला है कि ब्लास्टोसील से उत्पन्न विकसित गुहा क्या कहलाती है। जो ब्लास्टोसील से उत्पन्न होता है उसको कूट गुहा के नाम से जाना, यानी स्यूडोसील के सीलोम के नाम से जाना जाता है। जो ब्लास्टोसील से उत्पन्न होता है गुहा उसको क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम यानी कि कूट गुहा यानी असत्य गुहा कहते हैं। इसमें हम लोग सीखे कि वह सीलोम या देह गुहा जो ब्लास्टोसील यानी कोरक गुहा से उत्पन्न होता है उसे स्यूडोसीलोम या फिर कूट सीलोम कहते हैं। इसका उदाहरण है स्केहेलमेंथीज। इसका उदाहरण क्या है, स्केहेलमेंथीज। तो कूट गुहा किस में पाया जाता है, स्केहेलमेंथीज में पाया जाता है। यह गुहा पेरिटोनियम यानी मेसोडर्म से व्युत्पन्न पतली कोशिकीय परत से आस्तरित नहीं होती है, इसीलिए इसको कूट गुहा कहते हैं। अगला है सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण क्या है। इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण क्या है कि इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो इससे हम लोग सीखें कि दंश कोशिकाएं केवल सिलेंट्रेटा संघ के जंतु में ही पाई जाती है। दंश कोशिका सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा संघ के जंतु में ही पाई जाती है। इन कोशिकाओं के भीतर विषैले पदार्थ से भरा हुआ कोष होता है, जिसे दंशिका कहते हैं।
ये आत्मरक्षा, किसी वस्तु से चिपकने या शिकार करने का कार्य करती है। अगला है निम्न में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए। इसमें से अपरजीवी कौन है? तो समुद्री एनीमोन जो है यह अपरजीवी जीव है। तो समुद्री एनीमोन क्या है? अपरजीवी जीव है। यह सहजीविता दर्शाता है। समुद्री एनीमोन क्या करता है? सहजीविता दर्शाता है। ये गैस्ट्रोपोडा के खाली कवच जिनमें हर्मिट केकड़ा निवास करता है से जुड़े रहते हैं। फीताकृमि, जोंक एवं मच्छर परजीवी जीव है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे फीताकृमि, मच्छर और लीच ये सब क्या है? परजीवी है। लेकिन समुद्री एनीमोन जो है परजीवी नहीं होकर यह सहजीवी है। अगला है कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र कटल फिश में पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कटल फिश में। तो इसके बारे में बोलेंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र जो है कटल फिश अर्थात सिपिया में पाया जाता है। सिफ्लोपोड्स एकमात्र मोलस्का है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें 2 ब्रेंकियल हृदय होते हैं। अगला है निम्न में से कौन प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में शिस्टोसोमा जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही आता है। शिस्टोसोमा किस में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही। तो शिस्टोसोमा जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही सदस्य है, जबकि प्लाज्मोडियम किसका सदस्य है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का सदस्य है। वह ट्रिपेनोसोमा तथा वुचेरिया संघ निमेटोडा के सदस्य हैं। अगला है कि नालपाद यानी ट्यूब फीट किस में पाया जाता है? यह तारामीन में पाया जाता है। नालपाद यानी कि ट्यूब फीट किस में पाया जाता है? तारामीन में। तो नालपाद तारामीन यानी संघ इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। ये गमन, भोजन पकड़ने व श्वसन में सहायक होते हैं। ये जल संवहन तंत्र का एक भाग है। कॉकरोच में गमन हेतु संधि उपांग, कटल मछली में पेशीय पाद व कैट मछली में पखने पाए जाते हैं। अगला है सभी कशेरुकियां में पाया जाता है। सभी कशेरुकी में क्या पाया जाता है? तो मेरुरज्जु का अक्षीय कंकालीय दंड पाया जाता है। सभी कशेरुकी में क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु का अक्षीय कंकालीय दंड पाया जाता है। इससे सीखें कि सभी कशेरुकी जितने भी कॉर्डेट्स में मेरुरज्जु का अक्षीय कंकालीय दंड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय गिल दरार तथा पृष्ठीय नलिकामय तंत्रिकाएं पाए जाते हैं। अगला है कि सभी वर्टिब्रेट्स का एक सामान्य लक्षण क्या है? तो सभी वर्टिब्रेट का एक ही सामान्य लक्षण है कि करोटरी की उपस्थिति। उसमें क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में करोटरी की उपस्थिति होती है। इसमें बोलेंगे कि सभी वर्टिब्रेट्स का एक सामान्य लक्षण है कि करोटी यानी खोपड़ी की उपस्थिति है, अतः इन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है। अगला है कि मनुष्य की ग्रीवा कशेरुकाएं होती है। तो मनुष्य की जो ग्रीवा कोशिकाएं होती है वो वेल के समान ही होती है। मनुष्य की जो ग्रीवा कोशिकाएं होती है किसके समान होती है? वेल के समान ही होती है। तो सभी स्तनधारी में जो ग्रीवा कोशिकाएं होती है वो कितनी होती है? तो वो 7 ही होती है। मात्र सी काऊ व स्लॉथ ही इसके अपवाद है। सी काऊ और स्लॉथ स्तनधारी होते हुए भी इसमें ग्रीवा 7 नहीं है, अतः मनुष्य में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या वेल के समान ही होगी। अगला है कि वेल, चमगादड़ व चूहे में क्या समानता है? तो ये तीनों में यही समानता है कि वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम होता है। वक्ष व उदर के मध्य क्या है? पेशीय डायग्राम होता है यही। तो वेल, चमगादड़ व चूहा तीनों के तीनों स्तनधारी है। इन तीनों में लाक्षणिक रूप से डायफ्राम पेशीय विभेदक की तरह वक्ष व उदरीय क्षेत्र के बीच स्थित होता है। बाह्य कर्ण केवल चमगादड़ व चूहे में ही पाया जाता है। बाह्य कर्ण किसमें? सिर्फ चमगादड़ और चूहा में ही पाया जाता है। अगला है कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य सभी संबंधित है। यह सब किससे संबंधित है? यह सब समान गण से ही संबंधित है। तो किस गण से संबंधित है? तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मानव सभी के सभी वर्ग मेमेलिया के गण प्राइमेटा से संबंधित है। अगला है सभी कशेरुकी में पाया जाता है। सभी कशेरुकी में क्या पाया जाता है? तो पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। सभी कशेरुकी में क्या पाया जाता है? कि उसका जो पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें यह सीखे कि पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सभी कशेरुकियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। वृक्क निवाहिका तंत्र वर्ग साइक्लोस्टोमेटा एवं स्तनधारी से में अनुपस्थित होता है। वृक्क निवाहिका तंत्र जो होता है साइक्लोस्टोमेटा एवं स्तनधारी में
अनुपस्थित होता है। 4 कोष्ठीय अधर हृदय केवल पक्षी व स्तनधारी में ही पाया जाता है। 4 कोष्ठीय अधर हृदय सिर्फ पक्षी व स्तनधारी में ही पाया जाता है। ग्रसनीय गिल दरारें सभी कशेरुकी की भ्रूणावस्था में उपस्थित होती है। ग्रसनीय गिल दरारें जो होती है सभी कशेरुकी की भ्रूणावस्था में ही उपस्थित होती है, किंतु वयस्क अवस्था में कुछ ही जीवों में पाई जाती है। अगला है, मेढक में श्लेष्मा सहायता करती है बनाने में। मेढक में जो श्लेष्मा क्या बनाने में हेल्प करता है? नमीयुक्त त्वचा को बनाने में हेल्प करता है। मेढक में जो श्लेष्मा सहायता करता है, क्या चीज़ बनाने में सहायता करता है? नमीयुक्त त्वचा को बनाने में सहायता करता है। तो बोलेंगे मेढक में श्लेष्मा त्वचा को नमीयुक्त बनाए रखने में सहायता करती है। यह गुण मेढक में त्वचीय शोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा गैसें जल में घुलकर प्रासरण द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। साथ ही यह मेढक के शरीर को सूखने से बचाती है। चिकना होने के कारण मेढक को शिकारी के हाथों से बच निकलने में भी आसानी होती है। अगला है, किस समूह के सभी सदस्य में लार्वा अवस्था पाई जाती है? तो तितली, मेढक व मच्छर, ये तीनों में लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो बोलेंगे तितली, मेढक एवं मच्छर में लार्वा अवस्था पाई जाती है, अर्थात इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। तितली के लार्वा को कैटरपिलर, जबकि मेढक के लार्वा को टेडपोल व मच्छर के लार्वा को रिगलर कहा जाता है। अगला है कि कॉकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में निम्न समानता है। कॉकरोच और स्तनियों के ट्रेकिया में क्या समानता है? तो दोनों में अक्षय भित्तियाँ हैं। दोनों में क्या है? अक्षय भित्तियाँ हैं। तो इसमें बोला जाएगा कि कॉकरोच व मनुष्य के ट्रेकिया श्वसननाल में अक्षय भित्ति पाई जाती है। ये क्यूटिकल द्वारा स्तरित होती है, जो इसे क्षय होने या चिपकने से रोकती है। क्वेश्चन है कि मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता है। मुकुलन में अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग क्या होता है? तो हाइड्रा व स्पंजों की तरह होता है। हाइड्रा व स्पंज की तरह ही होता है। इसमें यह याद रखना है कि मुकुलन जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जो मुख्यतः हाइड्रा, स्पंजों व ईस्ट में पाई जाती है। इस विधि में शरीर की सतह पर बाह्य अतिवृद्धि के रूप में कली बनती है, जो बाद में अलग होकर नया जंतु बनाती है। फीता कृमि व तारामीन में अलैंगिक जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। फीता कृमि व तारामीन में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। अगला है, निम्न में से किस प्राणी में तंत्रिका कोशिकाएं होती है पर तंत्रिकाएं नहीं होती है? तो यह होता है हाइड्रा में। यह किस में होता है? यह होता है हाइड्रा में। निम्न में से किस प्राणी में तंत्रिका कोशिकाएं होती है पर तंत्रिकाएं नहीं होती? तो ऐसा होता है हाइड्रा में। इसके बारे में बोलेंगे, हाइड्रा यानी कि सिलेंट्रेटा में निम्न कोटि का जालिकावत तंत्रिकावत तंत्र उपस्थित होता है। इसमें तंत्रिका कोशिका तो पाई जाती है, किंतु तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। इनमें मस्तिष्क व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सेजिनेटा के लिए क्या सत्य है? तो टीनिया सेजिनेटा के लिए सत्य है कि रोस्टेलम हुक्स अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें रोस्टेलम हुक नहीं होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम हुक्स व तुंडक या रोस्टेलम अनुपस्थित होता है। यह एक परजीवी जीव है। यह क्या है? परजीवी जीव है, जिसका प्राथमिक पोषक मनुष्य एवं द्वितीयक पोषक गाय एवं बछड़े होते हैं। यह मनुष्य में गाय का अधपका मांस खाने से फैलता है। इसमें 4 चूसक वाला तुंडक अनुपस्थित होता है। अगला है, निम्न में से कौन चलने में सहायता करता है? तो चलने में कौन सहायता करता है? तो हिरुडिनेरिया में पश्च चूसक जो होता है वो चलने में मदद करता है। हिरुडिनेरिया में जो पश्च चूसक होता है वो चलने में मदद करता है। यह बताया गया है कि हिरुडिनेरिया जोंक में पश्च चूसक चलने में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त ये पोषक के शरीर में चिपकने में सहायता करता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट क्या करता है? ट्राइकोसिस्ट जो है पैरामीशियम में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ट्राइकोसिस्ट जो है पैरामीशियम में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। गमन के लिए उनमें सिलिया, पैरामीशियम में गमन के लिए क्या होता है? सिलिया पाए जाते हैं। तारामीन जो है जल संवहन तंत्र एवं नालपाद की सहायता से गमन करती है। तारामीन जो है जल संवहन तंत्र एवं नालपाद की सहायता से गमन करती है। पेडिसिलेरी सुरक्षात्मक अंग का कार्य करती है। पेडिसिलेरी जो होता है वो सुरक्षात्मक अंग का कार्य करती है। केचुए में क्लाइटेलम 14 से 16 खंड का ग्रंथिल त्वचीय भाग है।
केचुए में जो क्लाइटेलम है वो क्या है, 14 से 16 खंड का ग्रंथिल त्वचीय भाग है। अगला है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, पेंगुइन व कीवी में क्या समानता है। ये सभी के सभी उड़ने में अक्षम, यानी कि ये तीनों में से कोई उड़ नहीं सकता है। तो इससे हम ये सीखें कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन व कीवी उड़ने में अक्षम पक्षी है। इनका शरीर भारी व स्थलीय जीवन के अनुरूप होता है। इनके पंख ह्रासित होते हैं जो उड़ान हेतु इनका वजन वहन करने में अक्षम होते हैं। इनकी हड्डियां ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है अंडे देने वाला एक स्तनी है। तो अंडे देने वाला स्तनी कौन है, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक अंडे देने वाला स्तनी है। तो प्लेटिपस के बारे में क्या याद रखना है कि प्लेटिपस स्तनधारी के उपवर्ग प्रोटोथीरिया का सदस्य है। ये अंडप्रजक होता है, अर्थात सीधे बच्चा का जन्म ना देकर पक्षी की तरह ये अंडे देता है। अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा में पाया जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र कौन सा है। तो एस्कॉन प्रकार का तंत्र। सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र कौन है, एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र। इसके बारे में याद रखना है कि संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं, एस्कॉन, साइकॉन व ल्यूकॉन। इनमें से जो एस्कॉन है वो नाल तंत्र सबसे सरल होता है, सिंपल होता है। इसमें स्पंज गुहा के अंदर उपस्थित कीप कोशिकाएं यानी कोइनोसाइट कोशिकाएं की कशाभिकाओं की निरंतर गति के कारण बाहरी जल की अविरल धारा असंख्य ऑस्ट्रिया से होकर सीधे स्पंज गुहा में प्रवेश करती है और अपवाही रंध्र से होकर बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि टिनिया के बारे में क्या सही है। तो टिनिया के बारे में यह सही है कि परिपक्व देहखंडों में दोनों नर व मादा अंग पाए जाते हैं। परिपक्व देहखंड जो होता है टिनिया में, उसमें दोनों नर व मादा अंग पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बोलेंगे कि टिनिया क्या है, उभयलिंगी जंतु हैं। इनमें केवल कुछ अग्र व कुछ पश्च देहखंडों को छोड़कर प्रत्येक परिपक्व देहखंड में जननांग का एक समूह पाया जाता है। जननांग मिसेनकाइमा से विकसित होता है। इसका जननांग मिसेनकाइमा से विकसित होते हैं। नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित होते हैं। इस प्रकार इसमें पूर्ववर्ती दशा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है। एस्केरिस के लार्वा को रहेब्डिटिफॉर्म कहा जाता है। रहेब्डिटिफॉर्म, एस्केरिस के लार्वा को क्या कहा जाता है, रहेब्डिटिफॉर्म। तो इसके बारे में याद रखना है कि एस्केरिस का लार्वा जो है रहेब्डिटिफॉर्म कहलाता है। एस्केरिस मानव आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। ये बच्चों में अधिक पाया जाता है, इसके कारण एस्केरियासिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच घर में पाया जाने वाला सर्वभक्षी रात्रिचर प्राणी है और इसका कारण है कि यह अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। इसके बारे में बोलेंगे कि ए सही है, पहला वाला सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। तो इसके बारे में याद रखना है कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, ये सर्वभक्षी रात्रिचर प्राणी है। यह घरों में सीवर नलियों के पास पाया जाता है, किंतु यह अपमार्जक नहीं, क्योंकि यह मृत जीवों को नहीं खाता। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों का ध्वनि यंत्र क्या कहलाता है। पक्षी के ध्वनि यंत्र को क्या कहते हैं। तो पक्षी के ध्वनि यंत्र को सिरिंक्स कहा जाता है। पक्षियों के ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, सिरिंक्स। तो इसमें याद रखना है कि पक्षियों के ध्वनि यंत्र को सिरिंक्स कहलाता है। ये श्वास नली के नीचे उपस्थित होता है। ये श्वास नली के नीचे उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मोलस्कन वर्ग जिसमें नेत्र कशेरुकी के नेत्रों के समान होता है। कशेरुकी के नेत्र किसमें समान होता है, सिफेलोपोडा में। सिफेलोपोडा में जो है स्तनधारी के समान होता है। इससे यह याद रखना है कि संघ मोलस्का के वर्ग सिफेलोपोडा में नेत्र पूर्ण विकसित होती है तथा कशेरुकियों की नेत्रों के समान होती है। इसका उदाहरण है ऑक्टोपस और सिपिया। अगला क्वेश्चन है तारामीन संबंधित है। तारामीन क्या चीज़ से संबंधित है, यह एस्टेरिडिया वर्ग से संबंधित है। तारामीन क्या चीज़ से संबंधित है, एस्टेरिडिया वर्ग से संबंधित है। इसके बारे में याद रखना है कि तारामीन एस्टेरियास जो कि वर्ग एस्टेरिडिया से संबंधित है, इसमें पुनर्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। शरीर में उपस्थित पेडिसिलेरी सुरक्षात्मक अंग का कार्य करती है। ये समुद्र तल पर रेत में रेंगती हुई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की लालटेन निम्न में से किस वर्ग में पाई जाती है। तो अरस्तु की लालटेन जो है इकाइनोइडिया में पाया जाता है। अरस्तु की लालटेन किस वर्ग से बिलोंग करता है, इकाइनोइडिया से बिलोंग करता है।
इसके बारे में बोलेंगे कि अरस्तु की लालटेन इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनोडिया में उपस्थित होती है। यह उपकरण मुख द्वार के निचले ध्रुव पर 5 कठोर दांतों द्वारा बना होता है। ये संरचनाएं भोजन को चबाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक किसको कहते हैं? तो राणा टिग्रिना को कहते हैं। भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक किसको कहते हैं? राणा टिग्रिना को कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखना है कि राणा टिग्रिना को भारत का बुल फ्रॉग मेढक कहा जाता है। यह सामान्यतः स्थिर मृदु जलीय तथा धीमी बहने वाली जल प्रणालियों जैसे गड्ढे में, पूल में, तालाब में, झील, झरने, नदी, ये सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लेडर वर्म और सिस्टी सर्कस लार्वा किसकी अवस्था होती है? तो यह जो है फीता कृमि की अवस्था होती है। ब्लेडर वर्म और सिस्टी सर्कस लार्वा किसकी अवस्था होती है? यह फीता कृमि की अवस्था होती है। इसके बारे में बोलेंगे कि ब्लेडर वर्ग या सिस्टी सर्कस लार्वा फीता कृमि की लार्वा अवस्था है। यह सूअर में पाया जाता है। यह लार्वीय अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक, यह लार्वीय अवस्था जो होती है मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। अगला है, चपटे कृमि टिनिया की उत्सर्जी संरचना क्या है? तो चपटे कृमि यानी टिनिया की उत्सर्जी संरचना ज्वाला कोशिका है। इसके बारे में याद रखना है कि चपटे कृमि जैसे यकृत कृमि, फीता कृमि, टिनिया आदि में उत्सर्जन हेतु क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ये प्रासरण नियमन में भी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित होता है। तो पोरीफेरा का वर्गीकरण जो है कंटिकाओं पर आधारित होता है। पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? कंटिकाओं पर आधारित होता है। इसके बारे में बोलेंगे कि संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण उनमें उपस्थित कंटिकाओं पर आधारित होता है, क्योंकि इन कंटिकाओं में अत्यंत विविधता स्वरूप एवं संगठन में पाई जाती है। इनकी सहायता से विभिन्न स्पंजों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का संक्रमण जो है दूषित अधपके सूअर के मांस के खाने से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का संक्रमण किसके द्वारा होता है? दूषित अधपके सूअर के मांस खाने से होता है। इसके बारे में बोलेंगे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स मानव आंत में पाया जाने वाला निमेटोड परजीवी है। इसका संक्रमण स्वस्थ मनुष्य में दूषित अधपके सूअर के मांस खाने से होता है। अगला है, कीटों में कायांतरण का नियमन होता है। तो कीटों में कायांतरण का नियमन किसके द्वारा होता है? एक्डीसोन द्वारा। कीटों में कायांतरण का नियमन किसके द्वारा होता है? एक्डीसोन द्वारा होता है। इसके बारे में बोलेंगे कि कीटों में जो कायांतरण का नियमन होता है वो असल में एक्डीसोन हार्मोन द्वारा होता है। इस हार्मोन का स्रवण प्रोथेरोसिक ग्रंथि द्वारा केवल निम्फ में ही होता है। यह हार्मोन कॉकरोच में निर्मोचन की क्रिया को प्रेरित करता है। इस कारण इसे त्वक पतन या फिर निर्मोचन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कीट जो बीमारी का सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक वाहक है। तो वह है मस्का, यानी कि सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला कौन है? मस्का। तो मस्का के बारे में बोलेंगे कि मस्का, जिसको हम लोग घरेलू मक्खी बोलते हैं, ये कई रोगों की यांत्रिक वाहक होती है। यह भोजन हेतु मृत सड़ी गली चीज़ों पर अधिक मंडराती है। इस कारण इसके पादों में कई प्रकार के रोगजनक जीव चिपक जाते हैं। जब यह किसी भोज्य पदार्थ पर बैठती है तो उसको भी संदूषित कर देती है, जिससे हैजा, मोतीझरा, पीलिया, ये सब बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में अर्घ्य सम्मित पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार का सम्मिति पाया जाता है? तो अर्घ्य सम्मित। इसके बारे में बोलेंगे कि संघ इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है, जबकि वयस्क में पंचतई अर्घ्य सम्मित पाई जाती है। इसके बारे में क्या याद रखना है कि संघ इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा अवस्था होती है उसमें द्विपार्श्व सम्मित, लेकिन वही अगर वयस्क अवस्था हो जाती है तो उसमें पंचतई अर्घ्य सम्मित पाई जाती है। छिद्रित शरीर संघ पोरीफेरा के जीवों में पाया जाता है। छिद्रित शरीर किस में पाया जाता है? तो बोलेंगे छिद्रित शरीर संघ पोरीफेरा के जीवों में पाया जाता है। नर्म त्वचा संघ मोलस्का के सदस्य के सामान्य लक्षण है। नर्म त्वचा किसका सामान्य लक्षण है? मोलस्का का। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क खरगोश के गुर्दे होते हैं। तो वयस्क खरगोश के जो गुर्दे होते हैं वो मेटानेफ्रस होते हैं। वयस्क खरगोश के गुर्दे कैसे होते हैं? मेटानेफ्रस। इसके बारे में बोलेंगे कि मेटानेफ्रिक गुर्दे कॉर्टेक्स व मेड्यूला में भिन्नित होते हैं। मेटानेफ्रिक गुर्दे जो होते हैं कॉर्टेक्स व मेड्यूला में भिन्नित होते हैं। यह सबसे विकसित प्रकार के गुर्दे हैं। मेटानेफ्रस जो होता है यह सबसे विकसित प्रकार का गुर्दा है जो खरगोश व मनुष्य में ही पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोस्फीयर पाया जाता है। तो ऑन्कोस्फीयर जो है टिनिया यानी फीताकृमि में पाया जाता है। ऑन्कोस्फीयर किस में पाया जाता है? टिनिया यानी कि फीताकृमि में ही पाया जाता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि ऑन्कोस्फीयर लार्वा फीताकृमि यानी कि टिनिया सोलियम में पाया जाता है। गोल कृमि में रेहेब्डिटिफॉर्म लार्वा पाया जाता है। यकृत कृमि में मिरासीडियम, स्पोरियस्ट, सार्केरिया तथा मेटासार्केरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। अगला है टिनिया सेजिनेटा टिनिया सोलियम से भिन्न होता है। टिनिया सेजिनेटा जो है टिनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न है? तो बोलेंगे टिनिया सेजिनेटा टिनिया सोलियम से यानी कि उसमें क्या होता है, स्कोलेक्स हुक्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्कोलेक्स हुक्स अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं होते, जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं इसमें। तो इसके बारे में बोलेंगे कि टिनिया सेजिनेटा टिनिया सोलियम से रोस्टेलम व स्कोलेक्स हुक्स की अनुपस्थिति के कारण ही भिन्न होते हैं। इनमें यूटेराइन वाहिनियों एवं परिपक्व देहखंडों में नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेलपिगियन नलिकाएं होती है। तो मेलपिगियन नलिकाएं जो है कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। मेलपिगियन नलिकाएं क्या होते हैं? कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके बारे में बोलेंगे कि कीटों के उत्सर्जी अंग को ही हम लोग मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। ये पतली और शाखित एवं पीली नलिकाएं होती है जो कम या फिर अधिक मुक्त अवस्था में देहगुहा में होती है। ये हिमोसील देहगुहा से नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित करती है एवं आहार नलिका में जाकर खुलती है। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन पाए जाते हैं। तो पेंगुइन पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। तो इसके बारे में बोलेंगे कि पेंगुइन जो है उड़ान रहित जलीय पक्षी है यानी नहीं उड़ने वाला है, जो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव जैसे ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। इनका शरीर ठंडे जल में तैरने के लिए अनुकूलित होता है। यह अपने जीवन का आधा समय समुद्र व आधा समय स्थल पर व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन है निर्मोचन में बिखराव होता है। तो निर्मोचन में क्या बिखराव होता है? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम का। निर्मोचन में क्या चीज़ का बिखराव होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का। तो इसके बारे में बोलेंगे कि अर्थोपोडा आदि कशेरुकियों में सल्क समान कोशिकाओं की सबसे बड़ी एवं आंशिक रूप से कॉर्निफाइड परत, जिसे हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, पाई जाती है। इस परत के छोटे छोटे कंडों को समय समय पर शरीर से झड़ते रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्डिसिस यानी निर्मोचन कहलाती है। और इसमें नई परत अंकुरन स्तर द्वारा नियमित रूप से बनती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा शोषण अंग की तरह कार्य करती है। तो किस में करती है काम? तो मेढक में। इसके बारे में बोलेंगे कि मेढक की जो त्वचा होती है वो शोषण अंग का कार्य करती है। मेढक एक उभयचर प्राणी है। यह जल व स्थल दोनों जगह पर रह सकता है, अतः इसका शरीर दोनों प्रकार के वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। यह जल में गिल के द्वारा और जबकि स्थल में फेफड़ों या फिर नम स्थानों में त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है कि जेलीफिश निम्न वर्ग से संबंधित। जेलीफिश किस वर्ग से? तो हाइड्रोजोआ वर्ग से संबंधित है। जेलीफिश किससे संबंधित है? हाइड्रोजोआ वर्ग से संबंधित है। तो इसके बारे में बोलेंगे जेलीफिश जिसको ऑरेलिया संघ निडेरिया के उपसंघ मेड्यूसोजोआ के वर्ग साइफोजोआ से संबंधित है। ये जंतु जलीय एकांतवासी निर्जन एवं घंटी या छाते की आकृति वाले होते हैं। अगला है टिनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? टिनिया जो है द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? तो इसके बारे में बोलेंगे ऑन्कोस्फीयर में पहुंचता है। टिनिया जो है द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? तो ऑन्कोस्फीयर अवस्था में पहुंचता है। तो इसके बारे में बोलेंगे टिनिया द्विपरपोषी अंतःपरजीवी प्राणी है। इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य तथा द्वितीयक परपोषी सूअर है। यह प्राथमिक परपोषी में सिस्टिसर्कस अवस्था तथा द्वितीयक परपोषी में ऑन्कोस्फीयर अवस्था में संक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कशेरुकी गुण है। तो इसमें कौन सा है जो कशेरुकी गुण है? तो पश्चगुदपुच्छ। ये क्या है? कशेरुकी का गुण है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि पश्चगुदपुच्छ कशेरुकी का लाक्षणिक गुण है। इसका कार्य संतुलन, गमन, संकेत भेजना आदि में सहायता करता है। वायु द्वारा एवं काइटिन का बाह्य कंकाल अर्थोपोडा में पाए जाते हैं। वायु द्वार और काइटिन का बाह्य कंकाल ये दोनों किस में पाए जाते हैं? तो ये अर्थोपोडा में पाए जाते हैं। और गिल किस में पाए जाते हैं? तो गिल मुख्यतः मछलियों व कुछ उभयचर में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में उड़न पेशियां जुड़ी होती है। पक्षियों की जो उड़न पेशियां होती है वो क्या चीज़ से जुड़ी होती है? तो वो अस्टर्नम से जुड़ी होती है। इसके बारे में बोलेंगे कि पक्षियों में जो उड़न पेशियां वक्ष अस्थि अथवा कि अस्टर्नम केल से
जुड़ी हुई होती है। यह एक यांत्रिक लीवर की तरह कार्य करती है तथा पक्षियों को उड़ने हेतु बल प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में विष अस्थि होती है। तो पक्षियों में विष अस्थि क्या होती है? अंश मेखला यानी क्लेविकल से होती है। पक्षियों में जो विष अस्थि होती है वो किस में होती है? अंश मेखला यानी कि क्लेविकल से होती है। इसके बारे में बोलेंगे कि पक्षी में जो विष अस्थि होता है वो फर्कुला को कहते हैं। विष अस्थि किसको कहते हैं? फर्कुला को कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये उसके वक्ष कंकाल में पाई जाती है। इसका निर्माण 2 क्लेविकल यानी अंश मेखला के विलय से होता है। इसका मुख्य कार्य उड़ान के समय पक्षी के वक्ष कंकाल को अवलंबन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है। यूथेरियंस को क्या चीज़ से चिन्हित किया जाता है? तो सत्य प्लेसेंटेशन यानी अपराकरण से चिन्हित किया जाता है। तो यूथेरियंस का मुख्य लक्षण यह है कि यह जरायुजी जंतु होता है। इनमें भ्रूण मादा के गर्भाशय से विकसित होता है, जहाँ इसे पोषण किससे मिलता है? प्लासेंटा से मिलता है। तो यही उसकी पहचान है। अगला है कशेरुकियों के रुधिर के लाल वर्णक में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो लोहा। तो कशेरुकी के रुधिर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? लोहा।